नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जितने कॉमरेड्स थे, उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रॉमिस था कि आपको सरकारी नौकरी दी जाएगी। ऐसे ही स्टेनोग्राफर्स भी आए जिनको नेहरू ने बाद में बहुत प्रमोट भी किया। कुछ स्टेनोग्राफर्स को उन्होंने एम्बेसडर्स भी बनाए। यूपीएससी के जरिए जितने लोग आए उनको कंपटीशन वाला कहा जाता था। हरिवंश राय बच्चन, उनको ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी लिया गया था, पर वो थे IFSB और नेहरू के बहुत खास मित्र थे। बीजू पटनायक का जो हिस्टोरिकली मुझे लगता है कि उनका एक इंटरनेशनल नेटवर्क उन्होंने अपने लिए बनाया था, वो बहुत ज़्यादा डायनामिक थे। नेहरू जी ने ज़्यादा फ्रेंडशिप का मौका दे दिया था, उससे उनको हमारे अंदर की जो कमियां थी चाइनीज़ लीडर्स को वो एसेस करने का मौका मिला। सोवियत यूनियन को शुरू से ही उनको एक बहुत हेल्प मिला। सड़कों पर अगर आप बात करेंगे तो पुतिन के बारे में पूछेंगे तो पब्लिक ओपिनियन हमेशा से उनके फेवर में रहता है। नेहरू उस वक्त जेल से निकल कर आए और उनके जो सबसे जो रेवोल्यूशनरी स्पीचेस हैं हमें 1945 में सुनने को मिलता है, वो सारे के सारे स्पीचेस इंडोनेशिया के प्रोटेक्शन के बारे में है। पढ़ाकू नितिन में अक्सर हम डिप्लोमेसी की दुनिया की खूब बातें करते हैं, डिप्लोमेट्स की बात करते हैं, और अब तो बहुत अच्छी बात है कि लोगों में इंटरनेशनल अफेयर्स को लेकर एक जागरूकता आई है। तो जब हम डिप्लोमेसी की बात करते हैं तो बात डिप्लोमेट्स की भी होती है, दूत, राजदूत, और इनका जिक्र तो आप कौटिल्य के अर्थशास्त्र में देख सकते हैं, उससे पहले भी देख सकते हैं, और अभी भी जब हम इंडियन फॉरेन सर्विसेज के बारे में जानते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं तो मज़ा बहुत आता है। लगता है क्या कमाल की नौकरी है। और जब हम किसी देश में जाएंगे तो वहाँ हमें जिस तरह की आओ भगत होगी, बिल्कुल लगभग वैसी ही होती है जैसे हमारे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की होती है। होनी भी चाहिए, क्योंकि एक राजदूत रिप्रेजेंटेटिव होता है अपने देश का, अपने देश के राष्ट्राध्यक्ष का। तो इसके अलावा भी बहुत कुछ करते हैं डिप्लोमेट्स, और उनकी दुनिया बहुत इंटरेस्टिंग है, बट हमें कई बार जब हम कोशिश भी करते हैं काफ़ी कम जानने को मिलता है। हम पॉलिसी में रह जाते हैं, क्योंकि उनका मेन काम पॉलिसी को शेप करना भी होता है, और जो पॉलिसी बनती है उसका एग्जीक्यूशन भी होता है। तो कल्लोल भट्टाचार्य जी मेरे साथ हैं। उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत किताब लिखी है। जिन्हें भी आनंद आता हो इस दुनिया के बारे में जानने समझने के लिए, ये किताब पढ़नी ही चाहिए। नेहरूज फर्स्ट रिक्रूट्स, यानी कि वो डिप्लोमेट्स जिन्होंने आज़ाद भारत की फॉरेन पॉलिसी को बनाया, शेप किया, और ये वो लोग थे जिन्हें नेहरू ने चुना, क्योंकि उस वक्त इंडियन फॉरेन सर्विसेज तो नहीं थी, ये बाद में प्रकाश में आई। इस पर बात करेंगे कल्लोल। और कल्लोल भट्टाचार्य जी के बारे में यदि मैं बताऊं तो दुनिया में जहाँ जहाँ जंग होती है आप कवर करने पहुँच जाते हैं, पत्रकार ही हैं, और आपने जो है लीबिया, ट्यूनीशिया, सीरिया, इराक में पढ़ रहा था, आपने हर जगह से कवर किया है। एक बहुत शानदार किताब है आपकी, द ग्रेट गेम इन अफगानिस्तान, मेरे पास वो है, बहुत सुंदर किताब है वो। थैंक यू। तो आज एक और किताब मेरे हाथ में आई है, और छोटी सी है, प्यारी सी है, हार्पर कॉलिंस से आई है, पढ़ी जानी चाहिए। और पढ़ने से पहले उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो बात करने के लिए खुद आप हैं ही यहाँ पर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कल्लोल। थैंक यू, शुक्रिया। आपने मुझे मौका दिया। द ग्रेट गेम इन अफगानिस्तान के बारे में आपने मेंशन किया, और नेहरूज फर्स्ट रिक्रूट्स के बारे में मतलब इस कॉन्वर्सेशन के लिए आपने मुझे बुलाया, तो बहुत बहुत शुक्रिया। आपके मेरे इंटरेस्ट ना काफ़ी मिलते जुलते हैं, किताबों के हिसाब से कह रहा हूँ मैं, मतलब आपने जो किताबें लिखी हैं वो मैं सब पढ़ सकता हूँ, इतनी इंटरेस्टिंग है। आपने जो किताब का नाम लिखा, नेहरूज फर्स्ट रिक्रूट्स, और मैं जब पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि ये वो लोग हैं जो नेहरू ने चुने हैं। और नेहरू जब तक प्रधानमंत्री रहे वो खुद ही अपने विदेश मंत्री भी थे। उन्होंने इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, मैं कोई कह भी रहा था कि हमारा स्वतंत्रता आंदोलन इस मामले में बाकी लोगों से एकदम अलग है कि हम आज़ादी से पहले से फॉरेन पॉलिसीज़ को लेकर बहुत सोच रहे थे। कांग्रेस सोच रही थी कि हमारे किस देश से कैसे संबंध होने चाहिए, और आज़ादी के बाद नेहरू ने फिर फॉरेन पॉलिसीज़ खुद बनाई। और इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने किन लोगों को चुना होगा जो उनके विज़न को साकार करें। तो पहला सवाल मेरा यही है कि कौन से वो डिप्लोमेट्स हैं जिनके नाम आपको याद आते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से कि उनके हाथों से जो कारीगरी की गई, उन्होंने हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ को शेप किया, और आज भी हम उसके नतीजे एंजॉय कर रहे हैं और भुगत भी रहे हैं। देखिए, पहली बात तो है कि जो आपने मेंशन किया कि हमारे जो ट्रेडिशन था, जो फॉरेन पॉलिसी के बारे में सोचने का या फिर फॉरेन पॉलिसी एक्टिविटीज़ करने का जो एक ट्रेडिशन था, वो बहुत पुराना है, और वो लगभग 19th सेंचुरी से उसकी शुरुआत है। क्योंकि जब इंडिया एक कॉलोनी तो था ही, पर साथ ही साथ इंडिया एक किस्म की एक यूनिक एंटिटी भी
कहा जाता था इंडिया को, उसको कॉम्पोजिट एंटिटी कहते थे इंडिया को। तो एज ए कॉम्पोजिट एंटिटी इंडिया को जैसे किसी भी कॉन्फ्रेंस में, कन्वेंशंस में, जैसे टेलीग्राफ, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, उसके बाद इमिग्रेशन, लेबर को लेकर जो भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होते थे उसमें इंडिया को इनवाइट किया जाता था और इंडियन ऑफिशियल्स वहाँ पे जाते थे और उस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स होते थे वो लोग जाते थे। पर समय के साथ साथ जैसे डिमांड आया, जैसे कि मोतीलाल नेहरू, उन लोगों ने डिमांड रखा कि इंडियनाइजेशन होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन का, कि सिर्फ अंग्रेज़ ऑफिशियल्स जब बाहर जाके इंडिया के बारे में बात करेंगे ये काफ़ी नहीं था। तो उस ज़माने में कमीशंस बैठे थे, तो उस कमीशंस के कुछ डिमांड्स थे इस तरह के जैसे कि आर्म्ड फोर्सेस के बारे में ऐसे डिमांड्स थे कि इंडियनाइजेशन होना चाहिए और उसको और ज़्यादा ताकत मिलनी चाहिए, उसके और ब्रांचेस बनने चाहिए। वैसे ही ब्यूरोक्रेसी के बारे में भी ऐसे बहुत सोच थे 1920s में भी। तो धीरे धीरे ये जो लोग थे वो आते गए, एक के बाद एक जुड़ते गए। पर जो पहले जो नाम आपको जो हमारे किताब में हमने मेंशन किया वो है जैसे कि वैसे वाजपेयी थे उस ज़माने के, जयशंकर वाजपेयी, क्योंकि उनकी करियर की शुरुआत होती है 1910s से, जैसे कि 1915-1918 से उनकी करियर की शुरुआत है। और जैसे कि हमारे जो पहले विदेश सचिव जो थे उस ज़माने के, मिस्टर मेनन, KPS मेनन सीनियर, तो वो लोग थे जिनको आप फाउंडिंग फादर्स कह सकते हैं। जो हमारे फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी जो अब अभी नहीं रहे, उनका नाम JN दीक्षित है, उन्होंने कहा था ये जितने 4-5 लोग थे उनको उन्होंने कहा था ये सब मास्टरमाइंड्स हैं, क्योंकि उन्होंने ही सारे फाउंडेशंस रखा, उन्होंने ही सब कुछ जो सोच है कि भाई एक इंक्लूसिव, एक ऐसा एक फॉरेन सर्विस चाहिए जिसका काम ये होगा कि भारत का जितने फॉरेन पॉलिसी इंटरेस्ट हैं उसको दुनिया के सामने रखना। तो KPS मेनन सीनियर, सुबिमल दत्त और जैसे कि जयशंकर वाजपेयी, ये 3 तो सबसे पहले नाम आते हैं। और उसके अलावा कुछ और ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं, जैसे कि ट्रेवलियन थे, उन्होंने भी नेहरू के साथ काम किया। उन्होंने कोड बाकायदा उन्होंने खुद बनाया था, जो रूल्स के जो रेगुलेशंस के जो थे IFS के, उन्होंने खुद बनाया था। और नेहरू तो खैर थे ही। तो मान लीजिए कुछ ऐसे ही 5-6 जो फिगर्स थे वो इंडिस्पेंसिबल थे एक किस्म से। तो वहीं से कहानी की शुरुआत होती है। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए मुझे, फिर मेरे मन में जिज्ञासा है कि 47-48 में तो फिर सरकार हो गई है ना, अंतरिम सरकार बनी पहले, फिर चुनाव भी हुए, सब कुछ हुआ, मगर फॉरेन पॉलिसी को लेकर इससे पहले की स्थिति क्या है? इंडियंस वहाँ क्या कर रहे हैं, कितना उनका योगदान है, कितना उनके पास अधिकार है कि अपने देश के बारे में वो विदेशों में जाके कुछ तय कर सकें? कुछ है ऐसा? देखिए, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब शुरू होता है तो उसमें जो भारत का जो ओपिनियन था वो कि ये हमारा जंग नहीं है और हमारे जो सेना है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व नहीं होंगे। पर ये आप सोच सकते हैं कि मतलब हमारे जो ओपिनियन थे उसको कितनी अहमियत मिलता था उस ज़माने में, कि हमारे सारे ऑब्जेक्शंस के बावजूद हमारे जो भारत की जो सेना था उस वक्त, उसको यूरोप भेज दिया गया, नॉर्थ अफ्रीका भेज दिया गया, साउथ ईस्ट एशिया भेज दिया गया। वो सारे के सारे एक्सिस पावर्स के साथ लड़ाई कर रहे थे और वो बहुत नुकसान भी हुआ उसमें। सारे लोग बहुत गए वहाँ से, जहाँ भी गए थे वहाँ पे उन्होंने जो शहादत पाई उसका भी कोई सेलिब्रेशन नहीं हो पाता था, क्योंकि भारत के जनता का जो उस वक्त मूड था वो बिल्कुल ही एंटी वॉर था और वो जनता नहीं चाहती थी कि वो हमारी जो सेना है वो जाकर वहाँ पे लड़ाई करे। और जब इसी मूड को जब हमारे उस ज़माने के 1937 के जो मिनिस्ट्रीज़ फॉर्म किए गए थे इलेक्शन के बाद, इस मिनिस्ट्रीज़ ने जब इस बात को जब उठाया तो उन सबको रिज़ाइन करना पड़ा 1939 में। और उसके बाद जब महात्मा गांधी ने जब इस बात को दोबारा पुश किया, जैसे करेंगे या मरेंगे, उस क्विट इंडिया रेजोल्यूशन जब हुआ, तो उस वक्त ये हुआ कि साथ जितने हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स थे उनको जेल में डाल दिया गया। तो हमारे जितने फॉरेन पॉलिसी को लेके हमारे जो कंसर्न्स थे नेशनलिस्ट लीडर्स के, उसको तो कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं मिला उस ज़माने में, स्पेशली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले। पर उसके पहले अगर देखें 1910 1920s में जितने जो एक तरह के कंस्ट्रक्टिव जो कंसर्न्स कहा जा सकता है कि जैसे लेबर राइट्स, इमिग्रेशन, नारकोटिक्स, मतलब जैसे कि ओपियम को लेकर जो भी कंसर्न्स थे, उसमें जो इंटरनेशनल मूवमेंट्स हो रहे थे उसमें इंडियंस ऑफिशियल्स को बोलने का मौका मिलता था। और सिर्फ वही नहीं, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस हुआ, वहाँ पर इंडियन ऑफिशियल्स मौजूद थे, जैसे महाराजा गंगा सिंह बीकानेर के, वो खुद मौजूद थे उसमें। और उन्होंने भारत के लिए जो डैमेज
जो चाहिए था इंडिया को, वो भी उन्होंने वहाँ पर रखा था। तो मांग रखी। हाँ, तो इन लोगों के पास तो इतना तो कहने का स्पेस था कि भारत के लिए फॉरेन अफेयर्स के फील्ड में क्या क्या डिमांड्स करना चाहिए वो लोग करते थे ज़रूर। पर मोटे तौर पे देखा जाए, जब क्रंच टाइम आता था, जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम, उस वक्त हमारा कोई से नहीं है। कोई से नहीं था। तब ब्रिटिश सरकार तय हाँ, करेगी वो जो इमरजेंसी पावर्स के टाइम, मान लीजिए बिल्कुल इमरजेंसी सिचुएशन है कि वहाँ पर आप सब पीछे बैठिए क्योंकि लंदन से सारे ऑर्डर्स आएंगे, वैसे ही काम होंगे। तो वो बड़ा क्रंच टाइम है, जिसमें देखने को मिलता था कि फॉरेन पॉलिसी के बारे में आपके जो भी कंसर्न्स होंगे वो बिल्कुल ही नहीं सुनी जाती थी उस ज़माने में। अच्छा, 47 48 का वक्त बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें बहुत सारे देश आज़ाद हो रहे हैं और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जो ज़ख्म हैं अभी भरे नहीं हैं। कुछ अमेरिका और सोवियत यूनियन, दो ऐसे देश हैं जो मजबूत हो रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, और हमारे तरफ चीन भी है, तभी आज़ाद हो रहा है। बहुत सारे चैलेंजेस हैं उस वक्त जब हमारे यहाँ नई सरकार बन रही है, जब हम आज़ाद हो रहे हैं। तो ऐसे एक देश के लिए जो ताज़ा ताज़ा आज़ाद हुआ है, जिसे अभी दुनिया में नए संबंध बनाने हैं, जो खुद अभी एक विभाजन से गुजरा है, हिंदू मुस्लिम समस्या गंभीर थी और मिडिल ईस्ट की तरफ भी चीज़ें हो रही थी, जेरूशलम वाला विवाद पैदा हो ही चुका था, इजराइल बन गया था। तो उस वक्त क्या हुआ ये मैं समझना चाहूँगा पहले, और फिर ये भी कि किस तरह से लोग चुने गए तब डिप्लोमेसी के लिए। तो उस वक्त क्या दुनिया थी, नेहरू ने कैसे तय किया, किन लोगों को क्या सोच कर चुना गया, थोड़ा मुझे इस बारे में बताइए। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो उस ज़माने की थी वो तो था भूख। क्योंकि हमारे यहाँ पर बंगाल फैमिन हुआ था 1943 में, और उसके बाद मिनी फैमिन्स हो रहे थे पूरे देश भर में, छोटे छोटे अलग अलग हिस्से में फैमिन्स हो रहे थे। और ये इस तरह के खतरनाक एक माहौल पैदा हो गया था कि ऐसा लग रहा था कि अगर 47 में अगर इंडिया को अगर आज़ादी मिले तो उसके बाद जो है इंडिया एक बहुत बड़ा एक सूखे की एक फैमिन के फेज़ के अंदर जा सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो जो आपने जिस लिए अपनी आज़ादी हासिल की, वो जो पूरा कॉज था वो पूरी तरह से घायल हो जाता है। क्योंकि वो आप दुनिया के लोग, चर्चिल जैसे लोग बैठे हुए थे देखने के लिए कि भाई ये कैसे अपने जो प्रेसिंग डिमांड्स उसको डील करेंगे। वो तो भविष्यवाणी कर चुके थे कि ये तो टुकड़े टुकड़े क्योंकि जो और यहाँ पर सबसे खतरनाक बात जो थी उस वक्त, वो वहाँ पर इंडिया में फूड राइट्स हो रहे थे। और जैसे कि कहीं भी कोई भी जहाँ पर फैमिन हो रहा था, उसके साथ साथ अनाज को लेकर मारामारी भी हो रही थी, और उसमें भी हिंदू मुस्लिम किस्म की मारामारी हो रही थी। तो एक बहुत ही भयंकर हालत था। और उस ज़माने की सबसे बड़ी जो डिमांड थी वो था कि फूड अब लाएंगे कहाँ से, क्योंकि आपके जो फूड साइकिल था पूरे देश में, वो तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम ने अपने कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन ने खुद ही उसको डिस्टर्ब कर दिया था। और एक बार ये फूड साइकिल और जो फूड प्रोडक्शन जो चेन है, उसे अगर एक बार डिसरप्ट कर दिया जाए तो उसको दोबारा बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो इस दौरान लोग तो यहाँ पर बहुत ही, हाँ आप समझ सकते हैं हालत क्या था। तो नेहरू एडमिनिस्ट्रेशन का पहला जो गोल था वो था कि अनाज को लाना। तो वही है कि पहली डिप्लोमेसी। एक तो बात तो साफ है कि जैसे पाकिस्तान एक पार्टीशन हो गया तो पाकिस्तान भी आ गया, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम मुद्दे भी थे, पर सबसे ज़रूरी बात जो था वो तो लोगों को खाना खिलाना, खाद्यान्न संकट का हल करना। बिल्कुल। और ये भी सच बात है, पंजाब का एक बड़ा हिस्सा जो है पाकिस्तान की तरफ चला गया इतनी बड़ी खेती होती थी। बिल्कुल बिल्कुल। और वो इतना डिस्टर्बिंग टाइम था कि किसको खेती करने का समय मिला, नहीं मिला, क्या हुआ, कितने जो खेतीहर थे उधर चले गए, कुछ इधर आ गए। जैसे कि ट्रेडिशनल सप्लायर्स जो थे, जैसे कि म्यांमार से हमारे पास फूड आते थे, खाद्यान्न आते थे, वो डिस्टर्ब हो गया। तो उसके बाद जितने चेन थे सब के सब एक साथ टूट गए। और जैसे पार्टीशन हुआ पंजाब का, और उसके बाद जो आप कह रहे हैं, जैसे कि सारे जो फूड दोबारा से डिवाइड भी किया गया, जो रिसोर्सेज चला गया इतना बड़ा हिस्सा। तो फूड का भी डिवीजन हुआ। बिल्कुल। और एडमिनिस्ट्रेशन का हाल आप सोच लीजिए कि जो बहुत सारे तो एडमिनिस्ट्रेटर्स खुद मारे गए, उनके फैमिली मेंबर्स मारे गए कम्युनल राइट्स में। जो शिमला से दिल्ली आ रहे थे, पंजाब से दिल्ली आ रहे थे, दिल्ली से पंजाब जा रहे थे लोग, एडमिनिस्ट्रेटर्स मारे गए, उनके फैमिली मेंबर्स मारे गए। तो वो चेन भी टूटी। तो वो चेन भी टूटा, और जितने एक्सपर्टीज़ जो था वो भी टूटता रहा ऐसे करके। तो इस ज़माने की सबसे बड़ी चैलेंज जो थी, एक ब्यूरोक्रेसी बनाई है जो कि इस तरह के प्रेसिंग इश्यूज़ को सबसे पहले डील करे। और जैसे कि अनाज है, अनाज आप लाएंगे कहाँ से? अनाज को लाना है बाहर से, और एक स्ट्रेटेजिक कमोडिटी है। और उस वक्त सेकेंड वर्ल्ड वॉर के चलते पूरे दुनिया में
अनाज की एक तरह की संकट चल रहा था, क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया जहाँ पर बहुत अनाज होते थे पहले, वहाँ पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर का पूरा जो क्लोजिंग फेज़ था वो वहाँ पर अनफोल्ड हो रहा था। तो एक तरह की जो सिचुएशन है सबके सामने था कि आपको अनाज चाहिए, पर अनाज लाएंगे कहाँ से। तो उसी दौरान जैसे कि मैंने लिखा, पीआरएस मनी ने जो किया, जी। इंडोनेशिया में जाकर उन्होंने इंडोनेशिया के लीडर से कहा कि आपके यहाँ पर बम्पर क्रॉप प्रोडक्शन हुआ है, तो आप इंडिया को कुछ दीजिए। अच्छा, पूनामले रामकृष्ण एस मणि। जी जी। ओके। हाँ। थोड़ा बैकग्राउंड बता दीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है बैकग्राउंड बताना। आपने बहुत इंटरेस्टिंग वे में बताया भी है, और फिर बताइएगा क्या किया, वो तो है ही गजब। जैसे कि पूनामले रामकृष्ण एस मनी एक ऑल इंडिया रेडियो के एम्प्लॉय थे, और उसके पहले वो मद्रास में मतलब एजुकेशन ले चुके थे, कॉलेज ग्रेजुएट थे, और वहाँ पर बहुत मशहूर एक तरह की थियोसॉफिकल सोसाइटी की मतलब लीडर थी और कल्चरल आइकॉन थी उस ज़माने में, रुक्मिणी अरुंदले। तो उनके साथ जो कला क्षेत्र जो फाउंडेशन है वहाँ पर वो काम कर चुके थे थोड़े समय के लिए, और रुक्मिणी देवी के आदेश पर ही पूनामले रामकृष्ण एस मनी ऑल इंडिया रेडियो, उसके बाद इंडियन मिलिट्री में वो एक वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट के रूप में उन्होंने ज्वाइन किया था। मतलब हम मान लें पत्रकार जैसे थे, लेकिन वो डिप्लोमेट बिल्कुल नहीं थे। नहीं, वो एक किस्म की मिलिट्री रोल था उनका, कि वो क्योंकि इंडियन मिलिट्री में कुछ वॉर ऑब्जर्वर्स होते थे, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो वॉर ऑब्जर्वर्स का काम था कि फील्ड में जितने डेवलपमेंट्स हो रहे थे उसको आप रिपोर्ट करें, और साथ ही साथ आप ये भी रिपोर्ट करिए कि भाई जो आइडियाज़ जो फैल रहे, जो फिर कोई भी डिस्टर्बिंग आइडियाज़ आपको दिखे फील्ड में, या फिर कुछ अगर जर्मन प्रोपेगेंडा आपको दिखाई दे, कुछ जापानीज़ प्रोपेगेंडा आपको दिखाई दे, तो उसको भी आपको हेडक्वार्टर्स को रिपोर्ट करना पड़ता था। तो इस तरह का काम रामकृष्ण एस मनी का था। तो ये जब जैसे वॉर ख़त्म होने जा रहा था, उस वक्त उनको इंडोनेशिया भेज दिया गया इंडियन फोर्सेस के साथ, और इंडियन फोर्सेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी था उस ज़माने में कि जाके इंडोनेशिया में जो फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था उसको क्रश करें। तो ये आपको एक बहुत ही आयरॉनिकल एक सिचुएशन आप देख सकते हैं, जहाँ पर ये एक तरफ तो जो अंग्रेज़ी हुकूमत थी उसका मेन एजेंडा था कि दुनिया में फ्रीडम लिबर्टी को सेफगार्ड करे, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हिटलर को हराया उन्होंने, बल्कि सोवियत यूनियन के साथ हाथ मिलाकर। पर दूसरी बात जो था कि ये कि एशियन लोगों की जो है हालत जो है वो देखिए कि आपको फ्रीडम की ज़रूरत नहीं है, वो फ्रीडम हम क्रश कर देंगे। एशिया अफ्रीका तो बिना आज़ादी के काम चला सकते हैं। हाँ, तो उस तरह। हाँ, तो पूनामले रामकृष्ण एस मनी जब इंडोनेशिया आए और उन्होंने जब ये एक्सपीरियंस किया इस तरह के कॉलोनियल, एक तरह का रिटर्न ऑफ कॉलोनियलिज्म अगर आप देखें, तो उनको लगा कि एक अटेम्प्ट होना चाहिए उसको रोकने के लिए, तो वो पत्रकारिता में आ गए, और वो मिलिट्री सर्विस छोड़ दिए, और पत्रकारिता के ज़रिए वो अपना इन रोड्स बनाने लगे। जितने नेशनलिस्ट लीडर्स थे इंडोनेशिया में और इंडिया में, दोनों के साथ उन्होंने हाथ मिलाया, और इंडोनेशियन लीडर्स को ही उन्होंने ये आइडिया दिया कि मैं देश से आ रहा हूँ, हमारे देश में बहुत फैमिन जैसा हालत है, और आप कुछ अगर असिस्ट करना चाहते तो बहुत अच्छी बात होगी। और जो उस ज़माने के इंडोनेशिया के टॉप लीडर्स थे, जैसे कि सुकार्नो और सुल्तान सहरीर, उन्होंने कहा कि जी भारत को जो भी इस खजाने की ज़रूरत है वो हम देंगे। तो उसी से शुरुआत हुआ। जैसे आप नॉन अलाइनमेंट या फिर एक तरह की एशियन भाईचारा, और पंचशील जिसको इंडिया ने बाद में नेहरू के ज़माने में प्रमोट किया। पंचशील दरअसल सुकार्नो का आइडिया था। अच्छा। हाँ, क्योंकि उनकी मदर हिंदू थी बाली से, और मदर से वो पंच पांडव की जो कहानी है महाभारत का, तो वो सुने थे, तो उसी को फॉलो करते उन्हें पंचशील निकाला। हाँ, नाम तो वहीं से ही आता है, कहीं पीछे से, पंचशील। हाँ, पंचशील। तो रामकृष्ण एस मनी का कंट्रीब्यूशन वो एक तरह का बिल्कुल अनप्लान्ड था। कुछ भी इस ज़माने में आप जैसे कह रहे हैं कि केओस कितना था उस ज़माने में, तो कोई भी प्लान्ड नहीं था, कुछ भी प्लान्ड नहीं था। रामकृष्ण एस मनी को ऐसा लगा कि कुछ आइडिया है, उन्होंने इंटरव्यू किया, वो इंटरव्यू बहुत बड़ा स्प्रेड और बहुत पब्लिसिटी मिला उसको। किसका इंटरव्यू था? ये सुल्तान सहरीर का इंटरव्यू था। अच्छा। तो उसके बाद नेहरू ने उनको चिट्ठी लिख के कहा कि बहुत अच्छा इंटरव्यू है, और ये आइडिया भी अच्छा है आपका, और हम उसको फॉलो अप करेंगे। पर 6-7 महीना लगभग लगा उसको। आप उस इंटरव्यू की बात करें, इसमें पंचशील आया था? नहीं, आइडिया या कुछ क्या था इसमें? इसमें फूड डिप्लोमेसी का। हाँ। अच्छा। हाँ। तो ये कह सकते हैं कि भारत ने डिप्लोमेसी की तरफ जो शुरुआती कदम बढ़ाया, फूड डिप्लोमेसी उसमें पहला था। हाँ। ठीक है। तो रामकृष्ण एस मनी उस वक्त भी ज्वाइन नहीं किए थे इंडियन फॉरेन सर्विस, पर नेहरू के साथ संपर्क में थे।
तो ये नेहरू को आइडियाज़ देते थे और नेहरू इनको आइडियाज़ देते थे, चिट्ठी एक दूसरे को लिखते थे और उसी के ज़रिए उन्होंने जो ये पूरा फूड डिप्लोमेसी और इंडिया साउथ ईस्ट एशिया का जो एक रिलेशन जो हम आज बाद में हम देखा लुकिस्ट पॉलिसी और ये सब बात होती है। आसियान जो है, तो इस सब की जो शुरुआत है वो 46-47 में है। हम कहें वो जड़ है मणि साहब। हाँ, उस देखिए नाम नहीं आते इतने बड़े बड़े लोगों के, प्रधानमंत्रियों, राष्ट्राध्यक्षों के, राष्ट्रपतियों के नाम हम सुनते हैं। ये जो असल लोग हैं जिनके आइडियाज होते हैं, जिन्होंने नींव रखी होती है, उनके नाम खो जाते हैं। अच्छा है, इस पॉडकास्ट से कुछ नाम सुनेंगे हम। जी। तो रामकृष्ण एस मनी को बहुत साल बाद इंडोनेशियन गवर्नमेंट ने उनके जो टॉप अवार्ड है वो भी दिया, पर उन्होंने कभी अपने बारे में ज़्यादा कुछ लिखा नहीं, पर उन्होंने इंडोनेशियन फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में एक बहुत अच्छी किताब लिखी और वो किताब मद्रास यूनिवर्सिटी से पब्लिश किया गया था 1980s में। तो उस किताब को भी मैंने अपनी किताब के लिए इस्तेमाल किया, मैंने पढ़ा उसको और बहुत इंटरेस्टिंग उसमें अकाउंट्स हैं उनके। इन सालों में मैं बीजू पटनायक को भी देख रहा हूँ, वो भी हमारे उन डिप्लोमेसी के पन्नों का अंग रहे हैं उस वक्त। जी बिल्कुल, पर बीजू पटनायक एक रेवोल्यूशनरी बैकग्राउंड से आए और वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बाद में बने और साथ ही साथ वो इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे और मेरे ख्याल से उनका जो एनर्जी लेवल था वो ब्यूरोक्रेसी के लिए काफ़ी नहीं था, तो वो एक लेजेंडरी फिगर अपने आप में बने। और आप जानते हैं 1950s और 1960s में वो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर तक बन गए थे। तो उनका जो रोल है वो बहुत ही यूनिक है क्योंकि वो मल्टी डिसिप्लिनरी किस्म के इंसान थे और जैसे कि रामकृष्ण एस मनी और बाकी लोग जो है वो एक किस्म के डिसिप्लिन में आते हैं। वो इंडियन फॉरेन सर्विस ज्वाइन किया उन लोगों ने, बल्कि और बीजू पटनायक का जो मैं जो जहाँ तक देखता हूँ हिस्टोरिकली, मुझे लगता है कि उनका एक इंटरनेशनल नेटवर्क उन्होंने अपने लिए बनाया था, वो बहुत ज़्यादा डायनामिक थे और मेरे ख्याल से वो भारत के बाहर भी उन्होंने बहुत अपना छाप छोड़ा है। बट दैट्स अ वेरी डिफरेंट एरिया क्योंकि जो पीआरएस मनी और बाकी लोग जैसे थे आईएफएस के, वो गवर्नमेंट सर्वेंट बने, पर बीजू पटनायक कभी अपने आप को दिल्ली से कुछ कम नहीं समझा अपने आप को। उन्होंने हमेशा सोचा कि मैं सरकार बनाऊंगा, तो हाँ मैं ऑफिसर नहीं बनूंगा, हाँ उस तरह का, मैं तो लीडर हूँ। हाँ वो जनता के नेता थे, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्शन आपको देखने को मिलता है कि गवर्नमेंट फिर एक स्टेट सर्वेंट में और एक लोगों के बीच जाकर जो लीडर बनते हैं उस तरह के एक फिगर में। आपकी किताब से मुझे समझ में आता है कि शुरुआत में कुछ चाहे मिलिट्री मैन हैं, रेडियो अनाउंसर्स हैं, पत्रकार हैं, इन सब में से जो भी बेहतर लगा नेहरू ने उन्हें चुना और फॉरेन पॉलिसी के काम में लगा दिया। शुरू में वहाँ पर आईएफएस दिखता नहीं है, लेकिन कैसे चुनते थे नेहरू? आपने इसमें कुछ पैटर्न पकड़ा कि ये चीज़ देखते थे, ये चीज़ ढूंढते थे और तब किसी काम पे लगाते थे? एक तो उनका कमिटी था, जैसे जिसमें वाजपेयी और सुबीमल दत्त ये लोग थे और भी कुछ स्पेशल आईसीएस ऑफिसर्स उस ज़माने के जो बहुत सीनियर आईसीएस ऑफिसर्स थे, उन लोगों ने मिलकर एक कमेटी बनाया था। उस कमेटी का काम था इंटरव्यू करना, पर कुछ ऐसे भी लोग थे जिनको नेहरू ने प्रॉमिस किया था कि आपको हम काम देंगे। अच्छा। क्योंकि आपने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत की, आपने बहुत स्ट्रगल किया। जैसे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जितने कॉमरेड्स थे, उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक किस्म का एक जो प्रॉमिस था कि आपको सरकारी नौकरी दी जाएगी क्योंकि आप लोगों ने बहुत मेहनत की। पर जितने अनआर्म्ड किस्म के कॉमरेड्स नेताजी सुभाष चंद्र बोस के थे, उन लोगों को ये मौका दिया गया और आईएनए के बहुत सारे ऑफिसर्स को इंडियन फॉरेन सर्विस में लिया गया था एक ज़माने में। तो ये भी एक कंसिडरेशन था कि सिर्फ कुछ ख़ास क्वालिफ़िकेशंस होंगे वही नहीं, अगर आपने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाई की है तो आपको एक हक बनता है और आपको मौका दिया जाएगा। तो जिसमें जो वैसे वो विदेशों में गए भी थे, रहे भी थे ये सारे लोग, तो इन्हें थोड़ा सा एक्सपोजर था भी। जी। तो एक तो कमीशन था, जैसे कि मैंने कहा, जिसका काम था इंटरव्यू करना, और ये हो गया एक किस्म के इरेगुलर एंट्रेंट्स जो थे। साथ में एक और सिस्टम बना जिसको यूपीएससी के ज़रिए जिनको लोगों को लिया जाता था। तो यूपीएससी के ज़रिए जितने लोग आए उनको कंपटीशन वाला कहा जाता था। तो उस ज़माने में कंपटीशन वालों के लिए बहुत थोड़े से ही बजट एलोकेटेड किया गया था और उसमें लगभग 4 या 5 लोगों को ही हर साल मतलब हायर किया जाता था। और 1948 में पहला बैच आया। अच्छा। और 1948 से लेकर 1958 तक जो फर्स्ट
जो पहला जो 10 साल है उसमें उन्होंने बहुत ख़ास ट्रेनिंग दी उनको। उन लोगों को ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज अलग अलग जगहों पे भेजते थे और बहुत महंगी ट्रेनिंग दी जाती थी। फिर गांव देहात में भी काम पे लगाते थे। हाँ, 6 महीने के लिए मतलब डिस्ट्रिक्ट सर्विस कराते थे। 6 महीने का अलग अलग तरह का ट्रेनिंग देके उन्हें तैयार करते थे। जी, लगभग वो 2.5 साल का 3 साल का ट्रेनिंग, 6 फेजेस में ट्रेनिंग होते थे। पर उसमें लैंग्वेज ट्रेनिंग और हिस्ट्री और पॉलिटिक्स की ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा होता था और वो ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में ही होता था। तो उसके लिए कृष्णा मेनन खुद उस पर सुपरवाइज करते थे उस काम को। और ये एक पूरा प्रोसेस था कंपटीशन वालों के लिए। तो एक तरफ तो आप देखिए इरेगुलर्स आ रहे थे, जैसे कि INA या फिर स्टेनोग्राफर्स, रेडियो अनाउंसर्स, बस उनको एक ही चीज़ पार करना होता था, वो जो इंटरव्यू है। और दूसरी ओर आपको जो प्रॉपर तरीके से बिल्कुल कंपटीशन के ज़रिए, इंटरव्यूज़ के ज़रिए और आखिर में नेहरू का जो खास अपना पर्सनल इंटरव्यू होता था उसके ज़रिए उन लोगों को लिया जाता था। वो भी इंटरव्यू करते थे? बिल्कुल, हाँ। हर जो पहले के 10 साल की जो बस बात ही नहीं, उसके बाद भी जब सिस्टम जब थोड़ा चेंज हुआ 1959 से, वो बाहर भेजना बंद कर दिया उन्होंने, पर फिर भी नेहरू उस वक्त कुछ राजाओं महाराजाओं को भी राजदूत बना के भेजा गया बाहर? ये तो एक यूनिक सिस्टम था कि जैसे कि इरेगुलर्स में ही कुछ राजा महाराजा को, दीवान को, कुछ तो ऐसे रूलर्स थे बिल्कुल, जैसे कोद्दा संगानी के रूलर थे, उनको भी तो बिल्कुल तो 7 साल 8 साल वो राजा की तरह काम किए भी वो। तो उसके बाद उनको मौका मिला कि अब आप सरकारी नौकरी कीजिए, तो उनको सरकारी नौकरी मिला और वो IFS बने। और काफ़ी एक्सेंट्रिक किस्म के IFS थे, बहुत अलग अलग किस्म की कंट्रोवर्सी में वो फंसते थे। और वो प्रोटोकॉल्स और वो तौर तरीके बिल्कुल, वो कुछ और हैं। बिल्कुल, आप किसी और बैकग्राउंड से आए हैं, आप भले ही उस नौकरी में घुस गए हैं तो आप राजा ही टेम्परामेंटली, दिमाग से तो टेम्परामेंटली, हाँ, दिमाग से। और ये इन सब के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती आया जब इंदिरा गांधी ने प्रीवी पर्स एबॉलिशन के लिए जब बिल पास करवाया पार्लियामेंट में। तो उस वक्त कई सारे राजा जो IFS में थे वो लोग काफ़ी डिस्टर्ब थे और कुछ लोगों ने तो खुल्लम खुल्ला बगावत भी किया। तो ये भी एक हिस्ट्री है उन राजा महाराजाओं की। इरेगुलर्स को रखना और जो प्रोसेस से आए हुए लोग थे, कंपटीशन देकर इंटरव्यू करके उनको भी रखना, ये दोनों कब तक साथ साथ चलता रहा? आज भी ऐसी कोई कुछ पोस्ट्स या कुछ जगह छोड़ी हुई होती हैं जहाँ हम इरेगुलर्स को रख सकते हैं? एक बार जिसको नौकरी मिला 1948 में, 47 में या फिर इवन 46 में, अगर वो इरेगुलर भी थे तो उन्होंने पूरा अपना जो नौकरी का स्पैन था वो अपना पूरा नौकरी का समय उन्होंने निभाया। लेकिन 1947 में जैसे कन्नमपिल्ली आए, KM कन्नमपिल्ली आए, वो 1972 तक जॉब किया, उन्होंने सर्विस किया। और जैसे कि उसके बाद PRS मनी, ये भी 70s तक सर्विस किए। तो इन लोगों को कोई ऐसा नहीं था कि आपने इतने साल काम करने के बाद आपको छोड़ देना है। अब रेगुलर्स हैं पर प्रॉपर IFS ऑफिसर्स थे और उसी को उनको मिला, कोई फ़र्क नहीं। पर जैसे कि ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, जैसे कि मान लीजिए हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन के फादर, उनको ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी लिया गया था, पर वो थे IFS B, यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विस B ग्रेड के ऑफिसर थे। और नेहरू के बहुत ख़ास मित्र थे, तो उनको ख़ास एक मौका दिया गया था हिंदी के प्रचलन के लिए। और उन्होंने 10 साल काम किया, न सिर्फ 10 साल। इसमें विदेश में रह के काम करना होता? नहीं, उनका काम था हिंदी को प्रमोट करना। तो कहाँ? विदेश मंत्रालय में। अच्छा, विदेश मंत्रालय में आपको ये नौकरी मिल गई एक तरह की, और विदेशों में जाकर हिंदी प्रमोट करेंगे, ऐसा? अगर आप हेडक्वार्टर्स में हिंदी को प्रमोट करेंगे, और उनका एक काम था जो नए रिक्रूट्स आते थे उनको हिंदी सिखाना। तो जैसे कि मिस्टर नटवर सिंह, जो बच्चन, हरिवंश राय बच्चन जो थे, वो मिस्टर नटवर सिंह के हिंदी टीचर थे। तो आप समझ सकते हैं कि अगर बड़ा अच्छा लिखा है उनके बारे में आपने, बात करूँ तो जो अगर किसी ने अगर हिंदी पढ़ाया किसी एक डिप्लोमेट को, तो वो दुनिया में जहाँ भी जाएंगे वो हिंदी का कुछ इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आप दुनिया में जहाँ भी जाते हो वहाँ पे इंडियन डायस्पोरा आपको मिलते हैं। तो उसके साथ अगर आप हिंदी में वार्तालाप करें तो उसका एक अहमियत है अलग से। तो और उस ज़माने में जैसे कि ख़ास तौर से कभी भी इंडियन डिप्लोमेट को या फिर एम्बेसडर को कुछ और हिंदी शब्द के ज़रिए नहीं कहते थे, वो कहते राजदूत। तो ये ख़ास एक एक्सप्रेशन जो था काफ़ी इस्टेब्लिश था, जैसे विदेश मंत्रालय, राजदूत, ये सब चीज़ों को उन्होंने इस्टेब्लिश करवाया कि कुछ और दूसरा कुछ टर्म्स या फिर कुछ शब्दों का इस्तेमाल मत करना।
तो अब होता है किसी को इरेगुलर्स को नौकरी मिलती है? आजकल कुछ जो आप जानते हैं जिसको लैटरल एंट्रेंस है या फिर इंटर्न्स है, उसकी कोशिश होती है। बट अभी जो भारत के इंडियन फॉरेन सर्विस है, इस सर्विस का अभी काफ़ी हद तक एक तरह का इस्टेब्लिशमेंट करण हो चुका है। तो इसमें अब बाहर के लोगों का घुसना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब सब कंपटीशन देके जाएंगे, ये कह रहे हैं? अब बहुत ही स्ट्रीमलाइंड तरीके से आते हैं, क्योंकि जो लास्ट हमें जो देखने को मिलता है वो थे डॉक्टर करण सिंह। 1989 में वो भारत के राजदूत नियुक्त हुए थे यूनाइटेड स्टेट्स में, और राजीव गांधी का सरकार था, और 19 शायद जून या जुलाई के महीने में वो यूएस गए थे। खुशवंत सिंह भी मेरा ख्याल है वो हाँ, वो पर एम्बेसडर नहीं लंदन में थे। हाँ, वो एम्बेसी में काम करते थे ओके। कृष्ण मेनन के साथ। पर उनको किसी तरह से राजदूत या फिर इस तरह का कोई पद नहीं मिला था। पर करण सिंह जी को मिला था, पर वो जैसे कि राजीव गांधी का सरकार गिरने के तुरंत बाद उनको बुला लिया गया था। इसमें मैं नाम पढ़ रहा था जो है विजय लक्ष्मी पंडित का भी। जी। उनका तो एक अच्छी खासी हिस्ट्री है डिप्लोमेसी की दुनिया में, संयुक्त राष्ट्र संघ में भी है, यूएस में भी थी वो, और नेहरू की बहन भी थी वो। उनके बारे में थोड़ा बताइए, और साथ ही फिर छूइए ज़रा सा उनके योगदान को भी, जिनका नाम था लीलामणि नायडू, सरोजिनी नायडू की बेटी थी। क्योंकि शुरुआती जो रिक्रूट्स हैं उनमें ये थी, और महिलाएं खासकर, इन्होंने क्या क्या किया, कहाँ झंडे गाड़े, क्योंकि बहुत नाम सुनते हैं हम खासकर विजय लक्ष्मी पंडित का। तो मैंने मेरा जो किताब है, मैंने मेरे किताब का एक फोकस तय किया था, और उस फोकस को तय करने के लिए मैंने जो फर्स्ट ऑफिशियल डायरेक्टरी है इंडियन फॉरेन सर्विस का, जो 1959 में पब्लिश हुआ, और वो सिर्फ 1948 से 1958 के जितने ऑफिसर्स को लिया गया था, हायर किया गया था, उनके बारे में है वो डायरेक्टरी। मैंने उसी किताब को मैंने यूज़ किया अपने नैरेटिव के लिए। इसको ही बोलते हैं हिस्ट्री ऑफ सर्विसेज। हिस्ट्री ऑफ सर्विसेज, हाँ। तो उस किताब में विजय लक्ष्मी पंडित का कोई जिक्र नहीं है, पर मुझे लगा विजय लक्ष्मी पंडित का इतना बड़ा योगदान है भारत के विदेश नीति को बनाने में, क्योंकि जिस वक्त हमारे सब नेता जेल में थे, उस वक्त विजय लक्ष्मी पंडित यूनाइटेड स्टेट्स चली गई थी, और वहाँ पर जाकर उन्होंने अपने इंटरेस्ट के चलते, अपने ओरिएंटेशन के चलते, वो जाकर अपनी कैंपेन शुरू कर दी। उनका कोई ट्रेनिंग भी नहीं थी इसकी। हाँ। और जितना मैंने पढ़ा था, विजयलक्ष्मी पंडित जब यहाँ से अमेरिका गई तो उनको एक तरह से रेस्क्यू कुछ करके लेके गए थे अमेरिकन्स भी। हाँ। और उन्हें मालूम था कि नेहरू की बहन है, और फिर वो एक तरह से ऑफिशियली ही अमेरिका में भारत की प्रतिनिधि हो गई, कांग्रेस पार्टी की तरफ से कम से कम। हाँ। मुझे ये पकड़ में नहीं आता बहुत बार कि अब तो आप इतनी बात कर रहे हैं, आईएफएस हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, पूरी पॉलिसीज़ हैं, एक डॉक्ट्रिन है, उसके हिसाब से चलना है, और विजयलक्ष्मी पंडित जैसे जो केवल नेता ही थे, संघर्ष कर रहे थे आज़ादी में, नेहरू की बहन थी, फिर वहाँ जाके कैसे लोग सीखते हैं, कैसे कर लेते हैं और निभा भी लेते हैं, उपलब्धियाँ भी हो जाती हैं। उसके लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ था वो था लोगों का सपोर्ट। जो भारत का जो फ्रीडम मूवमेंट था वो इतना पॉपुलर था उस ज़माने में पूरे दुनिया में, कि जहाँ भी भारत के नेता जाते थे, वो जो भारतीय मूल के जितने लोग आसपास होते थे वो दौड़ के चले आते थे। सुभाष चंद्र बोस को ले लीजिए, या फिर जब महात्मा गांधी जब जहाज़ से कहीं गए और किसी भी पोर्ट में जो उस वक़्त वो शिप रुका, तो उस इलाके के जितने इंडियन ओरिजिन के लोग होते थे वो आ जाते थे देखने के महात्मा जी आए हैं यहाँ पर। तो वैसे ही कुछ हुआ विजयलक्ष्मी पंडित के साथ भी। जब वो सैन फ्रांसिस्को गए तो वहाँ पर इंडिया के जितने लोग थे वो लोग दौड़ के आ गए, देखे नेहरू की बहन आई है। तो ये जैसे एक तरह का आपको हौसला देता है ना, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल बूस्ट है आपके लिए। और जब उन्होंने वहाँ पे स्पीचेस देना शुरू किए तो उसमें लोगों को लगा कि तो बहुत प्रेसिंग बातें कह रही है, बहुत ज़रूरी बातें कह रही है। और उन्होंने कहा कि जो रिप्रेजेंटेशन है, इंडिया को तो रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। और सैन फ्रांसिस्को में कॉन्फ्रेंस हो रहे थे, यूनाइटेड नेशंस जो चार्टर बनाने की बात हो रही थी। एक तरफ तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने ऑफिशियल डेलीगेट्स भेज रखे थे, और दूसरी तरफ विजयलक्ष्मी पंडित अपना कैंपेन कर रही थी। और ब्रिटिश गवर्नमेंट को एम्बैरसिंग लग रहा था कि भाई हमारा तो लोग जो सुनने को नहीं आ रहे, विजयलक्ष्मी पंडित के लोग भाषण सुनने को लोग जा रहे ज़्यादा। तो ऐसा ही हुआ कि विजयलक्ष्मी पंडित पब्लिक ओपिनियन के चलते बहुत उनको सपोर्ट मिला।
ऐसा नहीं कि वो कुछ अपने ड्राइव से ही कुछ कर रही थी। हाँ, उनकी अपनी चाहत भी था, अपनी जो एस्पिरेशंस जो था वो भी ज़रूर देखने को मिलता है, बट पब्लिक सपोर्ट बहुत ज़्यादा था क्योंकि सब नेता आपके जेल में थे। तो भले इंडिया में हो या फिर यूएस में हो, यूनाइटेड किंगडम में हो, जर्मनी में जो जहाँ पर नेताजी ने बहुत बड़ा अपना नेटवर्क इस्टेब्लिश किया था, वहाँ पर हो, उस सब इलाकों में इंडियंस बहुत ज़्यादा भावुक थे, बहुत इमोशनल थे और सपोर्ट करते थे। तो इसका एक एंगल विजयलक्ष्मी पंडित को एक फ़ायदा मिला, मुझे लगता है कि अपना काम करने में। कुछ एक दो काम जो आप बता सकते हैं जो भारत को बड़े फायदेमंद साबित हुए बाद में? एक तो है कि उनका जो प्रेजेंस के बाद में, तो लॉर्ड वाइवल ने खुद कहा कि अब अगर ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव का जो लीडिंग पोस्ट जो है वो मिसेस पंडित को ही मिलना चाहिए। और वो जो नेक्स्ट टाइम जब सैन फ्रांसिस्को में कॉन्फ्रेंस हुआ, उस वक्त इंडिया का रिप्रेजेंटेशन उन्होंने किया। तो जो इंडिया का जो एक आवाज़, इंडिया का जो ओपिनियन, जहाँ पर 4 साल पहले हमारे नेताओं ने जब इसका अपोज किया तो उनको जेल में डाल दिया गया, पर इस बार जब इंडिया ने अपना आवाज़ उठाया तो 1945 में, तो वो पहला आवाज़ विजयलक्ष्मी पंडित का था। तो इसीलिए मुझे लगा कि मैं इनका तो कोई मेंशन हिस्ट्री ऑफ सर्विसेज में नहीं है, पर क्योंकि इंडियन फॉरेन पॉलिसी को आवाज़ देने में, उनकी इंडिया की बात आगे पहुंचाने के लिए दुनिया में उनका जो योगदान रहा है, तो मैंने उनको इसीलिए मेंशन किया है सबसे ज़्यादा। पर लीलामणि नायडू के बारे में आपने मेंशन किया, मैं ये कहूँगा कि हिस्ट्री ऑफ सर्विसेज में लीलामणि नायडू बहुत प्रोमिनेंट है, क्योंकि वो 1948 में ही आ गई थी इंडियन फॉरेन सर्विस में। और जहाँ वैसे तो जो डायरेक्ट रिक्रूट्स, जैसे कि मुथम्मा जिनको कहते, वो डायरेक्ट रिक्रूट्स थी, CB मुथम्मा, तो वो 1949 में आई। वो बहुत यंग थी, पर लीलामणि नायडू काफ़ी एस्टैब्लिश थी, एक एकेडमिक थी हैदराबाद से, और पूरे नेशनलिस्ट सर्कल में उनका बहुत नाम था, और उनको बहुत पहले से ही बहुत इंपॉर्टेंट काम करने का मौका मिला, जैसे कि इज़राइल के साथ भारत के क्या संबंध होने चाहिए, उसके बाद भारत के साथ वेस्ट एशिया के अरब देशों के क्या संबंध होने चाहिए, इन सब मुद्दों पर उन्होंने काम किया 1948, 49, 50 में। उनकी सुनी गई? हाँ, वाजपेयी के साथ काम करते थे उस वक़्त। तो जो मान लीजिए अकेली औरत, अकेली फीमेल पूरे साउथ ब्लॉक में, विजयलक्ष्मी पंडित तो देश के बाहर रहती थी, बिल्कुल, है ना। तो लीलामणि नायडू एक मतलब एक तरह का फर्स्ट फीमेल डिप्लोमेट कह लीजिए, क्योंकि मुथम्मा तो ट्रेनिंग के लिए बाहर चली गई, पर वो लगभग 10 साल तक काम करती रही लीलामणि नायडू। तो मतलब कह सकते हैं कि जो फ़िलिस्तीन का मामला है, जो इसराइल का मामला है, जिसको लेकर आज भी हमारा स्टैंड बहुत ज़्यादा नहीं बदला है, भले ही इसराइल से हमारी दोस्तियां हैं अभी भी, अब ज़्यादा हुई हैं, लेकिन जो लीलामणि नायडू ने नेहरू के काल में किया, वो हम अभी तक फॉलो कर रहे हैं। एक किस्म से वही बात था कि आप डिप्लोमेटिक रिकग्निशन दे दीजिए, क्योंकि इसराइल ने अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया था, तो उन लोगों ने कहा कि वाजपेयी और लीलामणि नायडू ने कहा कि जी उनको डिप्लोमेटिक रिकग्निशन दे सकते हैं हम लोग, पर अभी हम लोग उनको एम्बेसडर का जो एक्सचेंज है वो हम नहीं करेंगे उनके साथ। पर उन्होंने बॉम्बे में, लीलामणि नायडू के रहते ही बॉम्बे में इसराइल ने अपना एक कॉन्सुलेट खोला था, और शायद 53-54 से वो कॉन्सुलेट ऑपरेशनल था। 90 के बाद फिर मेरा ख्याल है एम्बेसी प्रॉपर शुरू हुई। 92 के बाद एम्बेसी प्रॉपर बनी। हाँ, नटवर सिंह को बड़ी मोहब्बत से आपने याद किया अपनी किताब में, और कुछ लोग हैं जो नौकरशाह थे और बाद में राजनीति में बड़े नाम बने, फिर उनके साथ बहुत सारे विवाद भी जुड़े या बहुत सारी उपलब्धियां भी। नटवर सिंह उनमें से एक हैं। उनके बारे में आप कुछ बताना चाहें, क्योंकि बड़े नाटकीय अंदाज में आपने उनका जिक्र इस किताब में किया है। क्योंकि इस हिस्ट्री ऑफ सर्विसेज जो है ये बहुत ही एक किस्म का ख़ास आर्काइवल मटेरियल है, और ख़ास किताब सबके हाथ लगती नहीं। हाँ, सबके हाथ लगती नहीं, और ये नटवर जी ने मुझे शेयर किया था, और तो मुझे लगा कि मुझे उनको एक किस्म का ट्रिब्यूट देना चाहिए, क्योंकि मैं उनको लगभग 20 साल से जानता हूँ, और हमेशा किताबों के बारे में ही हम लोग जब भी मिलते थे किताबों के बारे में ही बातचीत होती, हम लोग चाय पीते और वो अपनी किताब कौन सी पढ़ रहे हैं, और उन्होंने अपना जो लाइब्रेरी है वो मुझे कभी कभी ले जाते हैं दिखाने के लिए, और उन्होंने मुझे अपनी कुछ पर्सनल किताबें मुझे गिफ्ट भी की हैं। तो उसमें से एक किताब था हिस्ट्री ऑफ सर्विसेज, जिसका जिक्र उन्होंने एक दिन फ़ोन कॉल के दौरान मुझे किया। तो मैंने पूछा कि उनकी बहुत ख़ास जो एक फ़ीचर है, कि कैरेक्टरिस्टिक है, उनको याद रखने की जो क्षमता है वो बहुत ख़ास है, कि वो बिल्कुल छोटे छोटे चीज़ें भी वो 1940s से आपको बता सकते हैं क्या हुआ बचपन में, क्या हुआ।
इस तरह की चीज़ें। तो मैंने एक दिन पूछा कि आपको इतने सारे डिटेल्स कैसे पता है? तो वो बोले कि वो तो मेरी किताब में है। मतलब कौन सी किताब? बोला कि हिस्ट्री ऑफ सर्विसेज। मैं बोला कि मुझे देखना है। तो जैसे ही मैंने कहा ठीक है तुम शाम को आओ तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो मैं शाम को गया तो वो चाय पिलाया और वो हिस्ट्री ऑफ सर्विसेज लेकर आए। तो मुझे लगा कि मुझे एक ट्रिब्यूट देना चाहिए उनको, और उनके लाइफ में उन्होंने जो कुछ भी किया उसके अलग जगह है बात करने के लिए, पर मुझे लगा कि एक ट्रिब्यूट के तौर पे मैंने उनको मेंशन किया। और ये बात भी है कि उन्होंने बड़े इंटरेस्टिंग टाइम्स बिताए और हमेशा जो प्राइम मिनिस्टर्स रहे हैं लगातार उनके करीब रहे हैं, और नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और आखिरकार मनमोहन सिंह। सर्वाइव करते रहे। आपने लिखा भी है कि ये वाली कला उन्हें आती थी। कोई किस्सा आपको याद आता हो उनके सर्वाइवल को जो बेहतर बता पाए कि वो किस तरह कर लेते थे? क्योंकि हम अक्सर हम जो नहीं जानते डिप्लोमेसी दुनिया को बहुत ज़्यादा, उन्हें ये सुनने को मिलता है कि राजदूत लोग जो होते हैं उनकी ट्रेनिंग बड़ी ख़ास होती है और वो बॉडी लैंग्वेज भी समझते हैं। उनको मालूम होता है कि किस नेता के दिमाग में क्या चल रहा होगा, थोड़ा इसको कैसे मैनिपुलेट करें, बात को ये करें वो करें। तो नटवर सिंह अगर आपने इतने करीब से देखें तो मैं चाहूँगा कि आप एक दो बातें उनके बारे में बताएं। देखिए, ये जो डिप्लोमेट्स हैं 1940s और 1950s के जो डिप्लोमेट्स हैं, क्योंकि मैंने सिर्फ नेटवर्क के साथ नहीं, मैंने और भी अमेरिकन डिप्लोमेट्स के साथ भी मैंने काम किया। मेरे पहली किताब में जॉन गंथर डीन के साथ मैंने काम किया है। मैंने ये देखा ये सब डिप्लोमेट्स जो है उन्होंने अपना सोशल कैपिटल या फिर सोशल नेटवर्क जो वो प्री इंटरनेट इरा के ज़माने के लोग हैं। और उसमें क्या सबसे ज़्यादा ख़ास चीज़ जो वो प्रैक्टिस करते थे वो था लिखना। वो खुद लिखते थे, वो सिर्फ लेटर्स ही नहीं, वो साथ साथ पढ़ते भी थे, और ख़ुद अपने जो रिसर्च है वो अपने लेग वर्क के ज़रिए, मतलब कहीं भी जाके चल के खुद जाते थे और जाके कोई भी मुश्किल हालात हो उसका सामना करते थे। तो मुझे लगता है कि वो उनका जो फील्ड वर्क करने की जो ताकत थी, भले कहीं पे प्राइम मिनिस्टर आया है, किसी का कोई नेता आया है, कोई राइटर आने वाला है, या फिर कोई क्वीन एलिजाबेथ आने वाली है, तो वो लोग खुद जाकर देखते थे बहुत नज़दीक से। पहली बात, एक तो उनको प्रिविलेज्ड पोजीशन था, डिप्लोमेट्स थे, तो उनको सबसे फ्रंट रो में जाकर बैठने का मौका मिलता था। तो मुझे लगता है कि नेटवर्क की जो खासियत है कि वो पावर के सिर्फ नज़दीक ही नहीं रहे हैं, उन्होंने पावर के साथ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ भी करते रहे। अच्छा, और इतने ताकतवर थे कि उनकी सुनते थे नेता। मैं देख रहा था उनकी किताब में भी पढ़ रहा था कि किस तरह इंदिरा गांधी के काल में वो बड़े किस तरह के आयोजन उन्होंने किए। बड़ा, और एक बड़ा मशहूर किस्सा तो उन्होंने चंद्रा स्वामी वाला भी लिखा है अपनी किताब में, मार्गरेट थैचर के साथ। मार्गरेट थैचर वाला। पर ऐसा है कि एक सोशल नेटवर्क जो है, नटवर उसी सोशल नेटवर्क में से निकल कर आए, क्योंकि नेहरू की बहन थी कृष्णा हथी सिंह। हाँ, तो कृष्णा हथी सिंह के जो दो लड़के थे वो नटवर सिंह के क्लासमेट्स थे स्कूल में, और समर वेकेशन के दौरान वो लड़के जब दिल्ली आते थे तो वो अपने दोस्त को बुलाते थे नेचुरली। तो तीन मूर्ति भवन में नटवर भी जाते थे। तो वो वहाँ पर जाते जाते कृष्णा मतलब आंटी कृष्णा से मुलाकात हुई। तो कृष्णा जी बोलती थी कि तुम आओ, तुम यहाँ पर रहो, तुम कहीं दिल्ली आओगे तो कहीं और क्यों रहना है, तो हम तीन मूर्ति भवन में रहो। तो एक तरह का परिवार की जो जान पहचान है उससे भी शायद उनको कुछ मदद मिला शुरुआती दौर में। पर उसके बाद उन्होंने जब इंडियन फॉरेन सर्विस ज्वाइन किया तो उसमें तो उनको एक और किस्म की एक्सपीरियंस मिला, और बहुत शुरू से ही, क्योंकि वो फर्स्ट 10 साल के जो ट्रेनिंग मिला उनको, तो उसमें आप समझ सकते हैं कि एक तो कृष्णा मेनन के करीब आने का मौका मिलता था, नेहरू से खुद इंटरेक्ट करने का मौका मिलता था, साउथ ब्लॉक में काम करने का मौका मिलता था, और बहुत ही छोटे कुछ ही नंबर ऑफ ऑफिसर्स होते थे उस टाइम के जिनको इतना प्रिविलेज दिया जाता था। तो नटवर उनमें से थे, तो नेचुरली एक प्रॉक्सिमिटी उनको फ़ायदा पहुँचाया होगा ज़रूर। हिंदुस्तान का सोवियत यूनियन से और हिंदुस्तान का चीन से जो रिलेशन है बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हमेशा ही रहता है। चीन के साथ पहले बात करूँगा कि कॉम्प्लेक्स है। शुरू में हमने उनसे दोस्ती चाही, उन्होंने क्यों नहीं चाही हमें नहीं पता, क्योंकि उनका एक नज़रिया था हमें देखने का। वो हमें अंग्रेज़ों के हाथों से चलने वाले लोग मानते थे, उन्हें लगता था हमारा पूरा तंत्र जो अभी चल रहा है वो भी अंग्रेज़ों का ही दिया हुआ है। हम उन्हें कितना भी चाहें लेकिन उनके सिस्टम के साथ हम नहीं सहमत हो सकते। तो ये जब मैं पढ़ रहा था कुछ किताबें भारत और चीन के शुरुआती संबंधों की, उसमें डिप्लोमेट्स ने भी बहुत बड़ा रोल निभाया है। आपने भी इसमें काफ़ी कुछ लिखा है, मेनन को मैं पढ़ भी रहा था, उसके बारे में जिक्र है। उस बारे में थोड़ा आप बताइए, कहाँ गलतियाँ हुई शुरुआत में और क्या ऐसा हुआ जो आपको लगता है कि हाँ बताया जाना चाहिए?
पहली बात तो है, चाइना में एक तरह का सिविल वॉर चल रहा था। वहाँ पर नेशनलिस्ट गवर्नमेंट था और वहाँ पर कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन की शुरुआत हो रही थी। माओ जेडोंग वगैरह वो शुरुआत कर रहे थे कम्युनिस्ट टेक ओवर के लिए। तो हमने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान एक रिलेशन इस्टेब्लिश किया चाइना के साथ। वो हम लोग तो इंडिपेंडेंट तो थे नहीं, फिर भी केपीएस मेनन को भेजा गया था उस ज़माने में। तो किसने भेजा था? ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन था, क्योंकि केपीएस मेनन आईसीएस थे, तो उन्होंने उनको भेजा गया था एज अ रीजेंट या फिर। तो पहली शुरुआत तो है, हमने नेशनलिस्ट गवर्नमेंट के साथ इंगेजमेंट के साथ हमने शुरुआत की और उसी सरकार के साथ हमारे बड़े अच्छे रिश्ते थे, क्योंकि एक तरफ तो हमारे यहाँ पे, जैसे हमने कहा, खाद्यान्न की कमी हम लोग झेल रहे थे, तो चाइना से हमारे लिए बहुत फूड सपोर्ट आया। 1940 मिड 40s की अगर बात करें तो नेशनलिस्ट गवर्नमेंट से आया। हाँ, अच्छी दोस्ती थी कुमिंतान के साथ। हाँ बिल्कुल, कांग्रेस लीडर्स की भी बहुत अच्छी दोस्ती हाँ बिल्कुल, नेहरू की पर्सनल फ्रेंडशिप बिल्कुल। तो जैसे कि ये कम्युनिस्ट टेक ओवर हुआ, उसके बाद जैसे कि थोड़े से एवोल्यूशन जो देखने को मिलता है कि उसमें ये दिखता है कि कम्युनिस्ट टेक ओवर के बाद टेरिटोरियल एम्बिशन जो है, चाइना का टेरिटोरियल एम्बिशन इंडिया के नज़दीक आता गया। तो हमने तो ये देखा है कि जो टेरिटोरियल एम्बिशन, जब तिब्बत को हमने खाली कर दिया, लासा में हमारे जो आउटपोस्ट था, जिसमें सुमल सिन्हा हमने मेंशन किया है, सुमल सिन्हा वहाँ पे हमारे लास्ट रिप्रेजेंटेटिव थे। कुछ ऐसे इंडिकेटर्स थे, अर्ली इंडिकेटर्स के शायद हमने कुछ जल्दी कुछ कदम उठा लिए थे। अगर उसको हम और डीले करते तो शायद, अगर सुमल सिन्हा को अगर उतना जल्दी हम लासा से ना निकालते, अगर 2-4 साल और सुमल सिन्हा को रहने देते लासा में, तो शायद एक किस्म की एडवांटेज हमें बाद में मिलता। पर हमने उस वक़्त वो नहीं किया, क्योंकि सुमल सिन्हा को लासा से निकाल कर बीजिंग भेज दिया गया था। तो एक शुरुआती तौर में मुझे लगता है कि कुछ तो आइडियाज़ ही नहीं थे। तो बिगिनिंग था पूरे सिस्टम का, और कुछ ऐसी गलतियाँ हुई है फाउंडेशनल फेज में, जिसके लिए बाद में 1962 मतलब गलतियाँ ठीक है, पॉलिटिकल उसमें मैं देखूँ तो पॉलिटिकली गलतियाँ हुई हैं, लेकिन मैं थोड़ा समझना चाहूँगा डिप्लोमेसी की दुनिया में क्या गलतियाँ हुई? कौन डिप्लोमेट थे जिनके हाथों से गलतियाँ हो गई, उस वक्त समझने में प्रॉब्लम हुई? एक पर्टिकुलर इंसिडेंट जो है वो कि जब चाओ एन लाओ इंडिया आए, उस वक़्त मिनिस्टर्स के साथ इंटरेक्शंस कराए गए थे, और कुछ लोगों को ये लगा कि शायद मिनिस्टर्स के साथ इंटरेक्शन नहीं कराना चाहिए था चाइनीज़ लीडरशिप के साथ, क्योंकि मिनिस्टर्स के साथ जैसे कि मोरारजी देसाई थे और भी बाकी मिनिस्टर्स थे, पंत थे, उन्होंने कुछ लोगों को लगा कि नेहरू जी ने ज़्यादा फ्रेंडशिप का मौका दे दिया था, उससे उनको हमारे अंदर की जो कमियां थी उनको चाइनीज़ लीडर्स को वो एसेस करने का मौका मिला। अच्छा, हाँ, तो चाइनीज़ अपने तरह से उन्होंने अपने आप को प्रेजेंट किया कि नहीं, हम तो आउटरीच करना चाहते हैं, हम नेहरू गवर्नमेंट में जो बाकी जो मिनिस्टर्स हैं उनके साथ भी हम इंटरेक्शन करना चाहते हैं, ट्रेड होगा, क्या क्या होगा, बात कर लेते हैं। तो ये 1-to-1 जो ऐसे मीटिंग्स जो कराए गए थे उस ज़माने में, शायद उससे एक डिप्लोमेटिक एक रॉन्ग मैसेज गया था कि इंडिया बहुत फ्लेक्सिबल है, इंडिया के अंदर बहुत डिसोनेंस है, बहुत डिफरेंसेस हैं। शायद उनको कुछ ऐसी बातें पता चली उस ज़माने में, जिसके बारे में शायद हम लोगों को बाद में रिग्रेट हुआ। तो ये बात नटवर भी मुझे बताते हैं कि कभी कभी कि ऐसा लगता है कि नेहरू जी ने कुछ ज़्यादा फ्रेंडशिप डिस्प्ले किया था लेट 1950s में, जब टेंशन बढ़ रहा था। ये उनकी तरफ से एक तरह की कोशिश थी कि भाई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के ज़रिए कि चलिए ज़्यादा इंटरेक्शन होना चाहिए, पर कुछ लोगों का कहना था कि थोड़ा अगर सावधान रहते तो बेहतर होता है। सोवियत यूनियन की तरफ चलते हैं, वहाँ का भी जिक्र आपने किया है। क्या हुआ कि उस देश के इतना करीब हम जाने में कामयाब रहे और आज भी उसकी दोस्तियां हमसे हैं? इनफैक्ट वो ट्रीटी जिसकी वजह से हमने पाकिस्तान को हराया और अमेरिका हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सका, उसके पीछे एक बड़ा डिप्लोमेट था। 1940s में सोवियत यूनियन दिल्ली में उनका कोई एम्बेसी नहीं था, क्योंकि हम आज़ाद नहीं थे। पर आज़ाद होने के तुरंत बाद, बल्कि जब इंटरिम गवर्नमेंट था, उसी वक्त ये डिसीजन ले लिया गया था कि सोवियत यूनियन को एक मौका दिया जाना चाहिए यहाँ पर अपना एम्बेसी खोलने के लिए, और 47 में उन्होंने एम्बेसी खोला। और तब से लेकर आज तक जो डिप्लोमेटिक इंटरेक्शंस है उसमें आप देख सकते हैं कि शुरुआत के 4-5 साल को छोड़कर, जब स्टालिन थे, और स्टालिन इंडिया को कॉलोनियल मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ही मानते, तो फ्री नहीं मानते थे, तो स्टालिन के जाने के तुरंत बाद, क्योंकि उन्होंने विजयलक्ष्मी पंडित से मुलाकात नहीं की थी शुरुआत में, तो लगता है कि जैसे क्रुश्चेव आए उसके तुरंत बाद सब कुछ खुल गया।
तो 54-55 से जो फ्रेंडशिप का जो दौर है वो ठीक क्रुश्चेव से ही शुरुआत होती है। और क्रुश्चेव दिल्ली आए थे और उसी साल उन्होंने नेहरू को भी इनवाइट किया था जून में 1955 में। तो मेरे ख्याल से जो एक एंटी कॉलोनियल स्पिरिट जो था इंडिया में, और क्योंकि उस ज़माने में बहुत एंटी यूएस एंटी यूके हमारे यहाँ लोगों में बहुत सेंटिमेंट्स था, और तो लोग ऐसे सेंटो नेटो क्या क्या बन रहा था, पता नहीं सियाटो कहाँ कौन जाए। हाँ हाँ, तो इसके चलते लोगों में बहुत पब्लिक ओपिनियन बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह का ड्राइविंग फोर्स था, और सोवियत यूनियन को शुरू से ही उनको एक बहुत हेल्प मिला इसके चलते। और आप देख सकते हैं कि आज भी अगर सड़कों पर अगर आप बात करेंगे तो पुतिन के बारे में पूछेंगे तो पब्लिक ओपिनियन हमेशा से उनके फेवर में रहता है, क्योंकि पॉजिटिव रहता है। पॉजिटिव रहता है, क्योंकि वो एक हमारा एंटी कॉलोनियल एक स्ट्रेंथ है, एक शायद एक सीक्रेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो इंडिया का वो ट्रेडिशन चलता आया है इतने सालों तक, वो ही डिस्प्ले करता है कि कुछ है जो रशिया के साथ या फिर सोवियत यूनियन के साथ हम लोग को। लेकिन मिर्ज़ा राशिद अली बेग क्या कर रहे थे वहाँ? मिर्ज़ा राशिद अली बेग का जो रोल था वो था एज अ प्रोटोकॉल चीफ ऑफ प्रोटोकॉल 1955 में। और जब क्रुश्चेव आए इंडिया में, बहुत लंबा उनका ट्रैवल था इंडिया में, और उस वक्त उनको उनके लिए पूरी तरह से जो प्रोटोकॉल का जो सिस्टम था उसको ओवरहॉल किया गया। और वो सिस्टम को जैसे बनाया गया मिर्ज़ा राशिद अली बेग के द्वारा, उसी सिस्टम को आज भी हम फॉलो करते हैं। अच्छा। हाँ बिल्कुल, जैसे कि फूल वगैरह, जैसे कि अच्छा। चौराहे पे फूल लगाना, टेंट्स लगाना, चेयर्स लगाना, और जैसे कि इवेंट्स करना और कल्चरल इवेंट्स करना, डांस शोज़ वगैरह होते हैं, उस तरह का जो चीज़ें हैं वो मिर्ज़ा राशिद अली बेग और उनकी वाइफ तारा बेग उन्होंने प्लान किया था। और सारे कुछ जैसे आज हम लोग फ्लैग्स लगाते हैं सड़कों पे, ये भी उन्हीं की सोच है कि कैसे किस किस्म के फ्लैग्स लगना चाहिए उस तरह की। हाँ बिल्कुल। उन्होंने ये सब तब सोचा और अभी हम फॉलो करते हैं, मतलब प्रोटोकॉल्स में। क्योंकि एक तो आप वो भी ट्रैवल कर चुके थे अलग अलग देशों में, तो उन्होंने देखा, उन्होंने सीखा उस चीज़ को, और लगभग थोड़े इंडियन कंडीशन में उसको उन्होंने डाला और प्रैक्टिस किया। अमेरिका के साथ भी संबंध शुरू से ही ठीक ठाक बनाने की कोशिश थी, और ऐसा नहीं उन सब ने मदद नहीं लिया, तब शुरू में भी ली है, और अनाज का संकट आता रहा, हम उनसे मदद फिर भी लेते रहे। तो मेरा प्रश्न उसमें यह था कि वहाँ किन डिप्लोमेट्स ने काम किया? राजेश्वर दयाल बहुत बड़े डिप्लोमेट थे जिन्होंने फूड डिप्लोमेसी में भी काम किया यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, और यूनाइटेड स्टेट्स को हमारे तरफ खींचने में भी राजेश्वर दयाल ने बहुत काम किया। क्योंकि जैसे कि ट्यूनीसिया के साथ जो भारत का संबंध था 1953-54 में, उस पर यूनाइटेड स्टेट्स हमारे साथ काम करने को तैयार नहीं थे शुरुआत में, पर उन्होंने राजेश्वर दयाल के कैंपेन के चलते अमेरिका ने हमारा साथ दिया, और आखिर में जो ट्यूनीसिया का जो रेजोल्यूशंस आए यूनाइटेड नेशन से, उस पर राजेश्वर दयाल ने बहुत मतलब अपना दिखाया कि उन्होंने मेहनत किया उसके लिए, और यूनाइटेड स्टेट्स को इंडिया के साथ लाने में बहुत काम किया उन्होंने। और सबसे जो बड़ा नाम है वो तो विजय लक्ष्मी पंडित का है, क्योंकि उनको ख़ास एडवाइज़र माना जाता था नेहरू के लिए। उन्होंने खुद जो ट्रूमैन एडमिनिस्ट्रेशन था उसके साथ अपने चैनल्स इस्टेब्लिश किए, और नेहरू का फर्स्ट विजिट करवाया वहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स में। तो ये तो दो बड़े नाम आपको शुरुआत में ही मिल जाते हैं। मैं पढ़ रहा था हैरी ट्रूमैन ने जहाज़ भेजा था, सीक्रेट काउ जहाज़ का नाम था, नेहरू के लिए। हाँ, लंदन भेजा था। हाँ, तो वो लंदन से उसको फ्लाई करके ले गए थे। हाँ, इतनी मतलब गर्मजोशी से स्वागत हुआ उस वक्त, क्योंकि भारत शुरू से ही एक बहुत स्पेशल किस्म का देश रहा है, और भारत को आज़ादी मिलने से पहले भारत को आवाज़ मिला। तो ये जो आवाज़ है, ये आवाज़ भारत ने सिर्फ अपने लिए नहीं, जैसे डीकॉलोनाइजेशन जब मिला, उस आवाज़ को भारत ने इस्तेमाल किया सिर्फ अपने लिए नहीं, अफ्रीका के देशों के लिए, इंडोनेशिया के लिए। सबसे ज़रूरी, अगर इंडोनेशिया अगर आज आज़ाद है, हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए कि इंडोनेशिया के लिए हम लोगों ने या फिर हमारे देश ने ये किया, पर भारत की आवाज़ ने ही इंडोनेशिया को बहुत बुलंद किया। 1947 में, 45 में जब डच और अंग्रेज़ आकर इंडोनेशिया पर अटैक कर रहे थे, नेहरू उस वक्त जेल से निकल कर आए, और उनके जो सबसे जो रेवोल्यूशनरी स्पीचेस है, बहुत गुस्सा भरा स्पीच जो हमें 1945 में सुनने को मिलता है, वो सारे के सारे स्पीचेस इंडोनेशिया के प्रोटेक्शन के बारे में हैं। और वो स्पीचेस सुनकर वेस्ट में लोग बड़े तटस्थ हो गए थे कि क्या होने जा रहा है, क्या बहुत बड़ा कुछ जंग होने जा रहा है एशिया में। तो ये आवाज़ बहुत ज़रूरी चीज़ था इंडिया के लिए, और इसी आवाज़ के चलते हम लोगों को बाद में बहुत फ़ायदा मिला कि एक देश सिर्फ
स्टेट सिर्फ स्टेट बनकर कुछ नहीं कर सकता, कि हमारे पास जो आवाज़ बोलने का जो ट्रेडिशन रहा हमारा, भले वो महात्मा गांधी से लेकर या फिर बाकी जो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशंस के जो लोग थे, माउंट बैटन वगैरह, उन्होंने भी बहुत काम किया उसके लिए कि एक इंडिया का जो आवाज़ है वो पूरे देश और दुनिया में रखा जाए, तो उसका बहुत फल मिला हमें। पॉडकास्ट की शुरुआत में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था और मैं ये पूछ रहा था आपसे कि जब अंग्रेज़ थे उस वक्त तो आईसीएस परीक्षा होती थी, सुभाष चंद्र बोस चौथे नंबर पर आए थे उसमें, उन्होंने नहीं की। इन्हीं में से कुछ लोगों को अंग्रेज़ यहाँ रखते थे हिंदुस्तान में काम करने के लिए और कुछ को बाहर भी भेजते होंगे, लेकिन अभी जो हम देखते हैं आईएफएस, ये कब से शुरू हुआ और क्या शुरुआत है इसकी, इसने कितना इंपॉर्टेंट रोल निभाया है डिप्लोमेसी की दुनिया में? आईएफएस की जो शुरुआत है वो है अक्टूबर 1946 में, जब इंटरिम सरकार बना उस वक्त आईएफएस की शुरुआत है, क्योंकि एक डिसीजन लिया गया था कि अगर हमें पूरी तरह से आज़ाद होना है तो हमें एक डिप्लोमेसी जो अपना है उसको भी पूरी आज़ादी के साथ निभाना है। और उसकी शुरुआत नेहरू ने पहले किया जब उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट थे उस वक्त काउंसिल के इंटरिम गवर्नमेंट के दौरान। इन लोगों ने डिसाइड किया कि भाई अब हम एम्बेसीज खोलेंगे, वो पैसे लगेंगे उसके लिए, पर एम्बेसीज खोला जाएगा अलग अलग देशों में, भले वो अर्जेंटीना हो, सोवियत यूनियन हो, हर जगह नए नए एम्बेसीज खोले जाएंगे। और वैसे ही एम्बेसीज के साथ साथ आपको ये सिर्फ इनबाउंड एम्बेसीज के लिए भी जगह देना शुरू किया गया। चाणक्यपुरी बनाया गया। अच्छा, तब शुरू हुआ ये? तब शुरू हुआ और चाणक्यपुरी का नाम भी उस वक्त रखा गया चाणक्यपुरी। तो इस तरह की जी, तो इस तरह की जो डिसीजंस थे ये आईएफएस को बनाने के साथ साथ लिया गया। तो आपके जो इंटरेक्शंस थे उस इंटरेक्शंस को कौन मैनेज करेगा, उसके लिए एक स्पेशलिस्ट काडर चाहिए, एक स्पेशलिस्ट बॉडी ऑफ ऑफिसर्स चाहिए, और उन ऑफिसर्स को आप सिर्फ और सिर्फ इंडियन फॉरेन सर्विस से ही चुन सकते थे। तो इसी से इसकी शुरुआत हुई, एक ऑफिशियल इम्पल्स, एक डायनामिक्स नेहरू के एडमिनिस्ट्रेशन ने क्रिएट किया। उसके लिए वाजपेयी और बाकी लोग थे। जैसे आपने मेंशन किया कि आईसीएस को कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिलते थे उस ज़माने में बाहर जाने का, उसमें सुबिमल दत्त और जयशंकर वाजपेयी, ये दोनों खुद उसमें थे, और केपीएस मेनन कोलंबो में हमारे एजेंट थे उस ज़माने में 1930s में। तो ऐसे 3, 4, 5 लोगों को ही ऐसे कुछ ख़ास एक्सपीरियंस था उस ज़माने की जो डिप्लोमेसी या फिर डिप्लोमेटिक काम करने का। उसके अलावा ऐसे बाकी लोग ऐसे इतने भाग्यशाली नहीं थे। पर उनको जब भारत जब स्वाधीन हुआ, जब आज़ाद हुआ, उस वक्त उनको चांस दिया गया कि अगर आपको कंटिन्यू करना है आईसीएस के तौर पे तो आप सोच लीजिए कि आप किस फील्ड में जाएंगे। क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने उस वक्त एक डिसीजन लिया कि अगर कोई अंग्रेज़ आईसीएस ऑफिसर भारत में काम करना चाहें तो उनको बहुत पोलाइटली कहा जाता था कि आपकी सर्विस की अब ज़रूरत नहीं है, अब आप जा सकते हैं। तो ऐसे कई सारे ऑफिसर्स थे जिनका एक दो का मैंने मेंशन भी किया है, जो जिनकी और ज़रूरत नहीं रही क्योंकि सरकार बदल गया यहाँ पर, तो उनको कहा गया अब आप लंदन चले जाइए। तो जो आईसीएस, इंडियन आईसीएस थे, उनको ये मौका दिया गया, आप आईएएस में जाएंगे, आईपीएस में जाएंगे या फिर आईएफएस में जाएंगे। उन्होंने कुछ में से कुछ लोग जैसे कि जयशंकर वाजपेयी और दत्त, वो आईसीएस थे और उन्होंने कहा कि हम आईएफएस में ज्वाइन करेंगे, तो उनको मौका मिला। तो एक तरह का फाउंडेशन बनाने के लिए जो उनकी जो एक्सपीरियंस था उससे बहुत फ़ायदा मिला आईएफएस को। मैं एक नाम पढ़ता हूँ आपकी किताब में, दिलीप कामतिकर का। ये साहब के बारे में आपने लिखा है, द करियर ऑफ एन आईएफएस टॉपर। 1952 में भारत में पहली बार इलेक्शन हुआ। हाँ। और उसी साल कामतेकर बड़ौदा से आए और आईएफएस के जो बैच था उसमें उन्होंने टॉप किया। ये पहला बैच था? नहीं, ये पहला बैच नहीं था, पर ये इसलिए ख़ास बैच मेरे लिए लगा क्योंकि उस वक़्त इलेक्शन, पॉलिटिकल माहौल देश में था, एक तरह का अच्छा। इलेक्शन हो रहा था और जो हमारा संविधान है उसके तहत इलेक्शन हो रहा था 50 में। क्योंकि 46, 47, 48, 46 में बन गया आईएफएस, लेकिन ठीक है वो तो चलता रहा। पर ये आज़ाद भारत के चुनाव के बाद पहला इलेक्शन के बाद ये एंट्रेंस थे और इनको रिक्रूट किया जा रहा था। पर इस वक्त एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हमें आईएफएस में देखने को मिलता है, क्योंकि अब तक जो हम देख रहे थे कि राजा महाराजा, आईसीएस और बहुत ख़ास प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से लोग आ रहे थे। लीलामणि नायडू अगर हम बात करें, वो एकेडमिक थी, बहुत मशहूर थी, सरोजिनी नायडू की बेटी थी। तो एक किस्म का नेशनलिस्ट एलीट के फोल्ड में से, या फिर किंग्स एंड क्वींस, बड़े बड़े मिलिट्री ऑफिसर्स, वो लोग आ रहे थे। पर अब जैसे छोटे शहरों से लोग आने लगे। तो कामतेकर छोटे शहर से आए और आकर सिर्फ ज्वाइन ही नहीं किया आईएफएस, वो बल्कि टॉप किए।
तो मुझे लगा कि एक ओकेजन था, एक मोमेंट था पूरे इतिहास में, जहाँ पर एक ब्रेक इवन पॉइंट हम कहते हैं ना, कि यहाँ पे एक शुरुआत होती है। यहाँ पर एक शुरुआत होती है उन लोगों के आने की आईएफएस में जो बाहर से जो बाहर से आ रहे हैं, बाहर से मतलब कि जो प्रिविलेज बैकग्राउंड के बाहर हाँ से, बिल्कुल, जो एलीट नहीं है, जो सो कॉल्ड एलीट नहीं हाँ, है, पढ़ लिख के पहुंचे हुए बच्चे बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। जो अब सिर्फ इसी में अपनी जो है करियर बनाएंगे, विशेषज्ञता बनाएंगे और इसमें करियर बनाएंगे। जी। तो इसलिए कम तेकर का नाम इसमें ज़रूरी है। हाँ। बहुत अच्छा आपने उसमें जिक्र किया है अपनी किताब में, मैं चाहूँगा लोग इसे पढ़ें ज़रूर। लेकिन हेनरी किसिंजर का नाम दुनिया में बहुत कई बार हिकारत से और कई बार तारीफ से लिया जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि अमेरिका के संकट मोचक थे वो। ऐसा कोई डिप्लोमेट हमारे यहाँ भी हुआ है? राजेश्वर दयाल थे। लगभग शुरुआत के 10 साल, सिर्फ नहीं 15 साल तक राजेश्वर दयाल का जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी था वो बिल्कुल ही क्राइसिस को लेकर था। वो अगर देखें हम तो सोवियत यूनियन में पोस्टेड थे जिस वक्त बहुत मुश्किल समय था हमारे लिए, क्योंकि स्टालिन बहुत फ्रेंडली नहीं थे इंडिया की तरफ। पर उसके बाद उनको जब बुलाया गया दोबारा इंडिया में, तो वो ट्यूनीसिया के लिए उन्होंने काम किया यूनाइटेड नेशंस में। ट्यूनीसिया के बहुत बड़े चैम्पियन बन गए वो, और उस वक्त ट्यूनीसिया फ्रेंच गवर्नमेंट के अंदर था, और फ्रेंच गवर्नमेंट के साथ हमारे पौंडीचेरी को लेकर बहुत सारे दिक्कतें थी उस वक्त। तो ट्यूनीसिया के साथ कैसे राजेश्वर दयाल ने कैसे उस ट्यूनीसिया का जो इंडिपेंडेंस का जो पूरा मूवमेंट था उसको यूनाइटेड नेशंस में पेश किया। और वही नहीं, उसके बाद वो 1956 में सुएज़ क्राइसिस जब हुआ तो सुएज़ क्राइसिस में उन्होंने अपना बहुत रोल निभाया। और उसके बाद गाज़ा में जब यूनाइटेड नेशंस के इमरजेंसी फोर्स भेजा गया, उसमें भी राजेश्वर दयाल के फिंगरप्रिंट्स हैं। और ख़ास तौर से यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल बहुत मशहूर, जिनका बाद में बहुत कंट्रोवर्शियल सर्कमस्टेंस में देहांत हुआ, डैग हैमरशोल्ड, राजेश्वर दयाल के बहुत ख़ास मित्र थे। उनको राजेश्वर नहीं, उनको राज बुलाते थे वो। तो डैग हैमरशोल्ड ने उनको बुलाया और उन्होंने ख़ास तौर से कॉन्गो में जो क्राइसिस चल रहा था, कॉन्गो के लिए राजेश्वर दयाल को कहा, उन्होंने इनवाइट किया और कहा कि जो हमारा जो स्पेशल टीम कॉन्गो में जाने वाला है उसमें आप आइए। तो मैं कहता हूँ कि राजेश्वर दयाल किसिंजर जैसे उस तरह का काम नहीं किए जैसे कि उन्होंने लाओस या फिर कंबोडिया में किया, पर राजेश्वर दयाल ने अपना जो कंट्रीब्यूशन इंडियन डिप्लोमेसी के लिए रखा, शायद ही हमें ऐसा देखने को मिलता है कहीं, क्योंकि आजकल मुझे नहीं लगता कि हमने ऐसा कोई डिप्लोमेटिक करियर देखा जो लगभग 10 साल तक एक क्राइसिस से लेकर दूसरे क्राइसिस पर उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन रखा। और वो इंडिया के तरफ से, कभी कभी यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, और कभी कभी जो स्पेशल टीम्स गए उसका भी उन्होंने नेतृत्व दिया और उन्होंने अपना छाप छोड़ा। तो मुझे लगता है कि राजेश्वर दयाल के बारे में बहुत कम लोग आज जानते हैं, पर उनका जो करियर है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है। ICS थे और इंडिपेंडेंस के बाद उनको IFS में जगह मिला, और बहुत ही एलीट बैकग्राउंड से थे, पर बहुत संघर्ष करना पड़ा उनको अपने बचपन से लेकर। और उन्होंने US के साथ और बल्कि CIA के साथ कॉन्गो में उन्होंने बहुत अपने कॉन्फ्रंटेशंस हुए, और उसके बारे में उन्होंने बाद में अखबारों में लिखा भी था 1980s में टाइम्स ऑफ इंडिया में। तो मुझे लगता है कि राजेश्वर दयाल बिल्कुल उसी एक इंटरनेशनल डिप्लोमेट जो कि क्राइसिस डिप्लोमेसी करते थे, उसी एक फ्रेम में फिट होते हैं। ये सवाल मुझे आपसे पहले पूछना था, लेकिन मैं पूछ लेता हूँ। हमने बात की 2 महिलाओं की जो नेहरू ने रिक्रूट की, लेकिन कंपटीशन के जरिए महिलाओं का आना भी हुआ होगा जब IFS बना है। इसमें कोई है जिसका आप नाम लेना चाहेंगे कि ये महिला डिप्लोमेट है जिसने कमाल का काम किया? पहली बात यह है कि जो प्रिविलेज बैकग्राउंड से आए, जैसे विजयलक्ष्मी पंडित या फिर नीलामणि नायडू, ये एक जनरेशन से थे, ये काफ़ी सीनियर थे, पर कंपटीशन के ज़रिए जो महिलाएं आए वो बहुत यंग थी, मुश्किल से 22, 23, 24 साल की बहुत यंग महिलाएं। उनमें से जैसे मुथम्मा है, और उसके बाद बहुत मशहूर जो इंडिया की फ़र्स्ट फीमेल डिप्लोमेट इन चाइना में इंडिया के फ़र्स्ट फीमेल डिप्लोमेट मीरा ईश्वरदास मलिक, पंजाब की रहने वाली, मतलब उस तरफ की पंजाब की रहने वाली, पर बाद में दिल्ली में उन्होंने पढ़ाई की और नेहरू से जाकर स्टूडेंट अवस्था में वो जाकर नेहरू से जाकर मिली और बाद में इंडियन फॉरेन सर्विस ज्वाइन की। और वो उनका लाइफ इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको वो देखने को मिलता है कि एक साधारण घर से आने के बाद भी आप कितना असाधारण किस्म के काम कर सकते हैं और कितने मुश्किलों का आपको सामना करना पड़ेगा अगर आप महिला हैं तो। उनके जीवन में उनके जो हस्बैंड थे वो थे सुमल सिन्हा,
जो कि बहुत ब्रिलियंट चाइनीज़ स्कॉलर थे, और पर सुमल सिन्हा के साथ भी उनके मतलब डिवोर्स हो गया बाद में, और ऊपर से उनको नौकरी भी छोड़ना पड़ा क्योंकि आईएफएस में उस वक्त वो ऑप्शंस नहीं थे, अगर आप फीमेल हैं तो आप शादी नहीं कर सकते। तो बाद में उनको नौकरी छोड़ा, पर उन्होंने शादी किया, पर बाद में शादी में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स वो भी हुए। डिवोर्स हो गया। हाँ, तो पर सुमल सिन्हा ने अपना करियर को पूरी तरह से अच्छी तरह से निभाया, पर मीरा इशरदास मलिक आईएफएस नहीं रह पाई, पर बाद में वो अपना चाइनीज़ स्टडीज़ में बहुत अपना कंट्रीब्यूशन की। तो उनका करियर एक आम जैसे कि एक साधारण इंडियन फैमिली से आने वाली जो महिला हैं, उनके जो लाइफ है, उनके जो कंट्रीब्यूशन है, वो दिखता है। तो मुझे लगता है कि एक स्टडी है उनका जो करियर है, एक एग्जाम्पल है सब लोगों को जानने के लिए, एक साधारण महिला को किस तरह के कष्ट का सामना करना पड़ता था उस ज़माने में। और हमने जब बात की इतनी सारी कि राजा महाराजा या पॉलिटिकल एलीट, लेकिन जब हमारा कहीं दफ्तर बाहर खुलता है ना, जब दूतावास खुलता है, तो वहाँ काम सिर्फ राजदूत नहीं करता बल्कि क्लर्क्स भी करते हैं, बहुत सारे और लोग भी उनके साथ होते हैं। कभी कुछ ऐसा हुआ हो हमारी 70 साल की डिप्लोमेटिक हलचलों में कि कभी आपको लगा, मतलब पढ़ते हुए, कि हाँ क्लर्क्स ने या किसी और ने ये काम बड़ा किया, ये उपलब्धि अच्छी रही, ये बताई जानी चाहिए? नेहरू ने अपने पहली जो इंस्ट्रक्शंस जो वाजपेयी को दिया, वो था कि ऐसा एक सर्विस बनाइए जो पूरे देश को रिप्रेजेंट कर पाए, यानी कि पूरे देश के जो डिवर्सिटी है और जो जो विशालता है पूरे इंडिया का, वो मतलब तरह रिप्रेजेंट कर पाए। तो उसमें भारत के अलग अलग हिस्सों से लोग आए, जैसे कामतेकर आए, और ऐसे भी लोग आए जो क्लर्क्स की जॉब करते थे, स्टेनोग्राफर्स की नौकरी करते थे। ऐसे ही स्टेनोग्राफर्स भी आए जो जिनको नेहरू ने बाद में बहुत प्रमोट भी किया। कुछ स्टेनोग्राफर्स को उन्होंने एम्बेसडर्स भी बनाए। अच्छा। हाँ, और जैसे कि दो चार ऐसे एम्बेसडर्स हैं 1950s में जो बिल्कुल ही ऑफिस असिस्टेंट के तौर पे अपनी करियर्स की शुरुआत की थी। वो वहाँ से एम्बेसडर बने? हाँ, वहाँ से एम्बेसडर बने। संतोषम जॉन विल्फ्रेड जो तमिलनाडु के रहने वाले थे, वेल्लोर के, वो उनको दिल्ली आने में ही 7 दिन लगा ट्रेन में बैठे। तो जब दिल्ली पहुँचे तो दिल्ली में उस वक्त हिंदू मुसलमान राइट्स हो रहे थे, लोग एक दूसरे को मार रहे थे। तो वो अपने पत्नी को और छोटे छोटे बच्चों को लेकर आए। ना तो हिंदी आती थी और ना ही अंग्रेज़ी उनको मतलब ठीक ठाक उतना कुछ। तो आप समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल हालात में वो आए, और आके तुरंत अपने सर्विस पकड़ा और अपने पूरी तरीके से काम करना शुरू किया। उनको नेपाल भेज दिया गया शुरू में, और नेपाल में जो वहाँ पे रेवोल्यूशन हुआ 1949-50 में, जहाँ पे किंग त्रिभुवन के पास सत्ता वापस आ जाता है, राणाशाही खत्म हो जाती है, उसमें संतोषम जॉन विल्फ्रेड का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अच्छा। और उसके बाद तभी आरोप लगते भी हैं हिंदुस्तान पर, वहाँ के बहुत लोग लगाते हैं कि जी ये राणाशाही खत्म कराने में और वहाँ की पॉलिटिकल्स में इनका बड़ा हाथ रहता है हिंदुस्तान का। कुछ तो देखिए, कुछ लेजिटिमेट काम होता है एक राजतंत्र को चलाने में, तो वो तो डिप्लोमेट्स को करना पड़ता है, उसी के लिए तो उनको रखा जाता है। देखिए, ये आरोप तो हमेशा लगते ही हैं कि कोई दूतावास जो होता है सिर्फ अपने देश को रिप्रेजेंट तो करता ही है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन में कई बार ऐसे काम करता है, यूएस पे तो खासकर ही आरोप लगते हैं, बाकी पर भी, कि लोकल पॉलिटिक्स को बहुत प्रभावित करते हैं। और संतोषम जॉन विल्फ्रेड के ऊपर नेपाल में हमले भी हुए वहाँ पर 1949-50 में। और बाद में आप देखिए, नेहरू के रहते ही 1960, 62, 63 में उनको हाई कमिश्नर बनाकर भेज दिया गया लैटिन अमेरिका में। अच्छा। तो बहुत ही ऐसा एक रेयर लाइफ मुझे देखने को मिला जॉन विल्फ्रेड की। अगर हम बात करें, ऐसे और भी 2-4 लोग थे जिन्होंने बहुत अपना सक्सेसफुल करियर निभाया, क्योंकि उनको क्लर्क के तौर पे उनकी एंट्री हुई, और नेहरू के ज़माने में ही उनको एम्बेसडर भी बना दिया। तो मान लीजिए 15 साल के अंदर इतना बड़ा करियर जंप किसको मिलता है? तो अगर आपने क्लर्क्स की बात की, तो मैं कहूँगा कि हाँ, ऐसे भी लोग थे जिनको अपनी मतलब काबिलियत पर उन्होंने बहुत प्रमोट किया। और आखिरी सवाल ज़रूर पूछूंगा मैं आई के गुजराल के बारे में। एक ऐसा आदमी जिसने गुजराल डॉक्ट्रिन दी, विदेश मंत्री भी रहे, है ना, और प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे। आपने कवर किया होगा, देखा होगा, समझा होगा, थोड़ा उस बारे में कुछ बताइए, कुछ याद आता हो। आई के गुजराल भारत के फॉरेन मिनिस्टर थे और उसके बाद प्रधानमंत्री बने, और गुजराल डॉक्ट्रिन सब जानते हैं। पर उनका जो सबसे बड़ा योगदान है वो है भारत का कोल्ड वॉर और पोस्ट कोल्ड वॉर का जो ये समय है, इस समय में जो ज्ञान का जो अंतर ऑफिशियल्स के बीच एक
होने के बहुत चांसेस थे, उसको आई के गुजराल ने अपने तौर पे उसको ब्रिज करने का काम किया। ये चैलेंजेस भी होते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि सोवियत यूनियन में रहने का और वहाँ पर रह के वहाँ के सोशल कैपिटल को इस्तेमाल करने का मौका या फिर स्किल सबके पास नहीं था। गुजराल साहब के पास वो स्किल था, क्योंकि वो सोवियत यूनियन बहुत बार जा चुके थे, वहाँ पर रहे, वो बहुत साल तक एम्बेसडर थे। तो उसका एक बहुत ज़रूरत था 1990, 91, 92 में जब वीपी सिंह की सरकार थी कि एक तरफ तो सोवियत यूनियन ख़त्म हो रहा था, तो आपको जो पिछले 40 साल का जो आपका इतिहास है उसको मैच करते हुए आपको पोस्ट कोल्ड वॉर में इंडियन ऑफिशियल पोजीशंस बनाना है। तो 1990s में गुजराल साहब का जो कंट्रीब्यूशन है उसकी मेरे ख्याल से अभी भी अच्छे से स्टडी नहीं हुई है, क्योंकि गुजराल साहब ने अपना किताब खुद लिखा है जो उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है, पर साथ ही साथ मुझे लगता है कि जो एक कोल्ड वॉर से लेकर पोस्ट कोल्ड वॉर में जो भारत ने जो एक शिफ्ट किया 1990s में, आप जानते हैं लिबरलाइजेशन हुआ, इजराइल के साथ दोस्ती हुई और भी बाकी सारी जो चीज़ें हैं, उसमें गुजराल का आई के गुजराल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि उनके जो ह्यूमन रिसोर्स के बारे में जो जानकारी उनके पास थी उसको उन्होंने काम में लगाया। तो मुझे लगता है कि इसी इनकी जो अभी पढ़ाई है वो अभी भी बाकी है, काम होना बाकी है। आखिर में कुछ अगर आप जोड़ना चाहें, कुछ मुझसे छूट गया हो, कुछ आपको लगता हो कि बताया जाना चाहिए, क्योंकि इससे पहले ऐसा एपिसोड हुआ नहीं, मुझे पता नहीं आगे कब हम करेंगे, लेकिन डिप्लोमेसी की दुनिया में पॉलिसी बहुत बात करते हैं, डिप्लोमेट्स पर नहीं करते हैं। नेहरू का अगर हम थोड़ा सा बात करें लास्ट में, क्योंकि नेहरू के जो आमतौर पे नेहरू के करियर के बारे में जो कहा जाता है कि नेहरू या तो एक देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल स्टेट्समैन या फिर बहुत बड़े फेलियर, एक तरह का बड़े एक्सट्रीम्स पोजीशन लिए जाते हैं। पर मेरा ख्याल है कि नेहरू के 3 फेज़ रहे हैं उनके लाइफ के, उनके फॉरेन पॉलिसी में अगर देखा जाए तो उनके फर्स्ट तो 10 साल जो क्रिएटिव फेज़ रहा है उसमें बैंडुंग कॉन्फ्रेंस और पंचशील और जैसे फूड डिप्लोमेसी हमने कहा, तो ये सब देखने को मिलता है पहले 10 साल में। तो उसके बाद बीच में 2-3 साल 4 साल एक तरह का स्टैग्नेशन, एक तरह की 56-57 में जब मुंद्रा स्कैंडल देखने को आया, तो ये सब छोटे छोटे चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ा। और लास्ट में जब हमारे म्यांमार क्राइसिस होता है 1963 और सबसे बड़ी बात जो 1962 का वॉर था, तो मैं ये कहूँगा कि नेहरू जो इरा का जो 15 साल 17 साल जो नेहरू का इरा रहा है, उसी में से इंडियन रियलिज़म जो आज हम लोगों को देखने को मिलता है, इस रियलिज़म की शुरुआत भी नेहरू के ज़माने में ही है। क्योंकि जब चाइना के साथ भारत का संघर्ष, जब युद्ध चल रहा था, उस वक़्त हमने बहुत जगहों से हमने मदद मांगा, और जिस तरह की बातचीत हुई, जैसे इजराइल के साथ हो या फिर अमेरिका के साथ न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर जो बातचीत हुई, उसी में से निकल कर आया कि भारत का रियलिस्टिक पोजीशन क्या होना चाहिए। तो यह एक हमें फैक्टर है जिसको हमें लगता है कि ये याद रखना चाहिए, क्योंकि आज अगर भारत काफ़ी हद तक रियलिस्ट है बहुत चीज़ों के बारे में, तो उसकी भी शुरुआत उसी मुश्किल दिनों में है 1960। मुश्किल दिनों में ही पहचान में आता है दोस्त कौन दुश्मन कौन। हाँ, क्योंकि उसके पहले तो हम पाकिस्तान से लड़ रहे थे, वो हमारे काबू की बात थी, हम उसको हरा भी लेते थे और बहुत कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता था। लेकिन जब हमारा चीन से सामना हुआ तब हमें असल दुनिया का थोड़ा सा जायका मिला जी, क्योंकि ऐसा बात है कि भारत ने, जैसे हमने कहा, भारत के पास एक आवाज़ शुरुआत से ही भारत के पास था, तो भारत ने अपना जो इमेज बनाया 46-47 से, उस इमेज के चलते डीकॉलोनाइजेशन बहुत जल्दी हुआ, बहुत बड़ा सपोर्ट मिला, अफ्रीका में बहुत देश आज़ाद हुए। पर एक तरह का सभी देशों में एक तरह का एक आशा था, एक उम्मीद थी कि भारत कभी मतलब कुछ मुश्किल हालात में नहीं पड़ सकता, कि भारत के पास बहुत ज्ञान है। पर जब 62 का जब सेटबैक हुआ, तो जैसे एक तरह का डिसअपॉइंटमेंट हुआ पूरे दुनिया में कि भारत कैसे हार सकता है। पर वही हुआ, भारत हार गया उस जंग में। तो मुझे लगा कि इसको हमें याद रखना चाहिए कि ताकत और जो आइडियोलॉजी या फिर दोनों को साथ साथ लेके चलना, जो एक आदर्शवाद, हाँ, और प्रैक्टिकलिटी, व्यवहारिकता, रियलिज्म, दोनों के साथ घुल मिलकर एक फॉरेन पॉलिसी बननी चाहिए, उस पर चलना चाहिए। बिल्कुल, जो फॉरेन पॉलिसी को एक मिक्स लेकर, एक बैलेंस लेकर चलना चाहिए। और ये हमें 1960 से 64 का जो नेहरू है, जो कि उनका जो डिक्लाइन का पीरियड है, उससे हमें देखने को मिलता है। और उसके जो डिप्लोमेट्स है, वो शायद बाद में उसको प्रैक्टिस भी किया है। हाँ, जो सबक उन्हें वहाँ मिले, जैसे कि ब्रजेश मिश्रा, बिल्कुल, बाद में उन्होंने उसे फिर ठीक से निभाया है, ठीक से फॉरेन पॉलिसी में उसे इंडक्ट किया है। जी, ब्रजेश मिश्रा का लाइफ इसीलिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। बहुत बहुत शुक्रिया कल्लोल।
थैंक यू सो थैंक यू मच, सो बहुत बहुत मच। शुक्रिया। और इस पॉडकास्ट से उम्मीद है कि बहुत कुछ नया जानने को आपको मिला होगा, मुझे तो मिला है। बाकी नेहरूज फर्स्ट रिक्रूट्स ये किताब का नाम है, कल्लोल भट्टाचार्य जी बात कर रहे थे। हार्पर कॉलिंस से आई किताब है, हिंदी में ले आइएगा तो बहुत बढ़िया। कोशिश हो रही है। और आज की दुनिया में जब इतने सारे चैलेंजेस हैं, रोज़ वर्ल्ड ऑर्डर ऊपर नीचे होता रहता है, नई भविष्यवाणियां होती हैं, और हमारा भी इंटरेस्ट जाग चुका है इंटरनेशनल अफेयर्स में, ये जानने के लिए कि भारत कहाँ खड़ा है, भारत कल कहाँ खड़ा होगा, किसके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है, कौन अड़ंगा लगाने वाला है। ऐसे वक्त में पीछे मुड़कर देखना समझना ज़रूरी है कि ये जो डिप्लोमेसी की गंगोत्री है हिंदुस्तान की, ये कहाँ से शुरू होती है। इस मायने में ये किताब बहुत ज़रूरी है पढ़ना। यूट्यूब पर अगर देख रहे हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए, और अगर किसी भी ऑडियो प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हों तो रेटिंग ज़रूर कीजिएगा। अगले गुरुवार फिर हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया।